गुड मॉर्निंग। नमस्कार भाटिया जी। अश्विनी जी, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है सभी को? बिल्कुल आ रही है जी। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। वेलकम जी। धन्यवाद, थैंक यू। मैं जब तक हमारा शुरू होता है मैं आपको अपने अन्य कार्यकर्ताओं का परिचय करवाता रहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल कराते रहे सर। आपको मैंने ऑलरेडी को होस्ट बना दिया है। ठीक है जी। जी हाँ जी। जी। हाँ जी। हमारे बीच में हमारे काशी प्रांत। सो आप इंट्रोडक्शन देते हैं उससे पहले मैं आपका अभिवादन करना चाहता हूं कि जी आपने इतने शॉर्ट नोटिस पर हमारा जो है इनविटेशन एक्सेप्ट किया। जी जी, एंड धन्यवाद। इट इज डेफिनेटली मीन्स हमारे लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इतने दिग्गज लोग इकट्ठे एक मंच पर आ रहे हैं आज। हाँ जी सर, जनक अब आप प्लीज परिचय दें। ऐसा इंटरेक्शन चलता रहना चाहिए। थैंक यू अतुल जी। हमारे बीच में हमारे काशी प्रांत के राजेश सिंह जी उपस्थित हैं। नमस्कार राजेश काशी जी। काशी प्रांत में हमारे 11 जिले आते हैं अच्छा और ये प्रधानमंत्री के क्षेत्र को भी रिप्रेजेंट करते हैं।
अच्छा। और हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं और एक हाँ अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं। आपका हाँ जी। किस चीज का काम है राजेश जी, जरा बताइए आप। नमस्कार सभी को। नमस्कार मेरी जी। आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है जी। नमस्कार, मैं राजेश सिंह और मुझे लघु उद्योग भारती ने काशी प्रांत के अध्यक्ष पद का दायित्व दिया हुआ है और मेरा कृषि यंत्रों का निर्माण का कारखाना है। कृषि यंत्र में चारा काटने की मशीन और अ, बहुत से कृषि यंत्र उपकरण हैं जो होते हैं हमारे यहाँ। और हाँ पूरे बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी और हाँ। विदेश में नेपाल और बांग्लादेश 2 जगह हम एक्सपोर्ट भी करते हैं इसको। अरे वाह। क्योंकि प्रधानमंत्री का क्षेत्र है हाँ। और हम जो है निश्चित तौर पे हमारे ऊपर जो दायित्व मिला हुआ है लघु उद्योग भारती का, उसका पूरा करने का प्रयास करता हूँ। बहुत ही बढ़िया जी, आपका स्वागत हाँ है। जी। यस। नमस्कार जी, मंजुला इसमें जी। डेट का थोड़ा सा विषय आ जाता है। हाँ जब जी। लोग एंटर हो रहे हैं तो डिटेल तो डाल रहे हैं। हाँ जी। 25 जुलाई की डेट सुबह 9 बजे की, 9:30 बजे की नहीं डाल पाए तो हाँ फिर पूछते हैं कि ये हो नहीं रहा है। हाँ जी। अच्छा है। हाँ जी। तोशनीवाल जी आ रहे हैं जी। हाँ जी, हाँ जी। तोशनीवाल जी भी ये आ सब गए लोग, हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। मेरे से वो सभी पूछ रहे हैं, मैं 1 मिनट लुत्फ लेता जाऊंगा। जरूर जरूर जरूर। नमस्कार तोशनीवाल जी। अतुल जी, आधा काम आपका मुझे करना पड़ता है साथ साथ। अच्छा है। सभी मेंबर्स। वो ना एक उसकी थी, आई थिंक आमिर खान की एक मूवी थी जिसमें एक गाना था, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलते चलते। जी जी जी। तो मैं आप सभी के लिए हमारे बीच में उपस्थित श्री संपत तोशनीवाल जी हैं। संपत तोशनीवाल जी हमारे अखिल भारतीय आवाज नहीं बढ़ सचिव सकती हैं। इसकी? संपत जी नमस्कार। क्या यही? संपत जी ने अनम्यूट नहीं किया हुआ। हाँ, अनम्यूट नहीं किया हुआ अभी, शायद वो आए नहीं। हमारे बीच में गाजियाबाद से धुरेंद्र गोयल जी हैं। धुरेंद्र गोयल जी हमारे माननीय संघ चालक भी हैं और गोयल जी नमस्कार। नमस्ते एक साहब। इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। लघु उद्योग भारती में बहुत वर्षों से उन्होंने हमें बहुत गाइड किया है, तो हमेशा जनक जी उनका सहयोग नमस्कार। रहा। हाँ संपत जी नमस्कार। मैं आपका परिचय करवा रहा था। हमारे जी। बीच में माननीय संपत तोशनीवाल जी उपस्थित हैं, हमारे अखिल भारतीय सचिव हैं और आपका दिल्ली में निवास है और आपकी कई तरह की इंडस्ट्री है, स्टोन की भी है और सबसे बड़ी बात है ज्वेलरी भी बनाते हैं। तो बहुत ही बढ़िया, पत्थर से ज्वेलरी तक काफी लंबा सफर तय करते हैं। बहुत अच्छा है। संपत जी आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। हमारे बीच में अश्विनी महेंद्रू जी उपस्थित हैं, लघु उद्योग भारती के हमारे स्तंभ हैं। वास्तव में पूरा जो हमारा वेबिनार और वो काम है और जो लेबर वेलफेयर का आप ही देखते हैं। अश्विनी महेंद्रू जी हमारे बीच में। नमस्कार जी, सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार। और गाजियाबाद आज के इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का श्रेय भी अश्विनी जी को जाता है। तो अश्विनी जी, हम सबसे संपर्क करवाने के लिए बहुत ही धन्यवाद आपका जी। धन्यवाद जी, ये मेरा सौभाग्य है।
हमारे सहारनपुर के अध्यक्ष अनुपम गुप्ता जी, गाजियाबाद के अध्यक्ष अमरीश गोयल जी, दोनों यहाँ उपस्थित हैं। आप दोनों का स्वागत है। अपना परिचय दें, क्या काम करते हैं, जब तक बाकी सदस्य आते हैं। नमस्कार जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं अनुपम गुप्ता, जिला अध्यक्ष लघु उद्योग भारती सहारनपुर से। मेरा सिलाई मशीन का काम है और सिलाई मशीन के पेन, टेबल और हम टॉप सब बनाते हैं। इसके अलावा मैं एकल विद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ और अध्यक्ष जी के सानिध्य में हम लोग यहाँ पर सहारनपुर में एक औद्योगिक क्रांति लाने के ऊपर विचार कर रहे हैं और हमें आशा है कि बहुत जल्दी सहारनपुर एक अच्छे नाम के साथ उत्तर प्रदेश में अपनी उपस्थिति दर्ज करेगा। धन्यवाद। अमरीश गोयल जी, अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए, अनम्यूट। प्रणव त्रिपाठी जी। अमरीश गोयल, जिला अध्यक्ष लघु उद्योग भारती। अपना व्यवसाय बेडशीट और पावरलूम का है। ठीक है जी। सॉरी, आप किस जिला के अध्यक्ष हैं जी? जिला गाजियाबाद। गाजियाबाद, हाँ जी, थैंक यू। उद्योग जी भी आई हुई हैं। हाँ जी, मंजुला जी भी। हाँ, मंजुला मिश्रा जी, वो तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट। मंजुला जी नमस्कार। मंजुला मिश्रा जी हैं हमारे बीच में, आप अपना परिचय दीजिए। जी, मैं मंजुला मिश्रा, मेरा इंडस्ट्री लेबल और होलोग्राम मैन्युफैक्चरिंग का है ग्रेटर नोएडा में, होलोसेफ सिक्योरिटी लेबल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, और मैं गौतम बुद्ध नगर की जिला अध्यक्ष की अभी जिम्मेदारी है। हमारे बीच में हमारे अखिल भारतीय उपाध्यक्ष पंजाब से श्री दिनेश कालरा जी लाकड़ा जी उपस्थित हैं। आपका स्वागत है। आप अखिल भारतीय उपाध्यक्ष के अतिरिक्त जो लघु उद्योग भारती, गारमेंट्स, अपैरल्स, उन सब पे काम कर रही है, टेक्सटाइल, आप उसकी पूरी जिम्मेवारी अखिल भारतीय स्तर पर रखते हैं और समय समय पर नोएडा में भी आते रहते हैं, हमें भी गाइड करते रहते हैं। नोएडा में जो अपैरल पार्क बन रहा है उसमें उनका एक महत्वपूर्ण रोल रहा। हमें शुरू से उसके लिए कहते रहे कि इस तरह से आप करिए, तो आज वो पार्क जो है एक अपने सफल रूप में हो रहा है स्थापित। ये सभी लाकड़ा जी के मार्गदर्शन में हुआ। आप हमारे अखिल भारतीय उपाध्यक्ष। लाकड़ा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद जी। जनक जी, रीता मित्तल जी भी आ गई हैं। हाँ रीता जी, आप अपना परिचय दीजिए। मैं रीता मित्तल हूँ। मेरी यूनिट जो है, मैं मैंथॉल की यूनिट है, रमेरा मैट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। इसमें मैं पेपरमेंट से फ्लेक्स बोल्ट बनाती हूँ और ये मैंने अपनी इंडस्ट्री 90 में शुरू करी थी और इंडिया में मैं पहली लेडी हूँ जिसने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे परिवार में कोई बिजनेस नहीं करता। मेरे हस्बैंड खुद IAS है, तो सबसे पहले मैंने शुरुआत करी इस बिजनेस की। और इसके अलावा मैं इस समय जो है, मेरे को लघु उद्योग भारती में अवध प्रांत के जनरल सेक्रेटरी का दायित्व सौंपा गया है। आप सबको मेरा नमस्कार। नमस्कार जी। आप लखनऊ से हैं? हाँ, मैं लखनऊ से हूँ। लखनऊ से। अब योगी जी और मोदी जी दोनों आ चुके हैं। हमें तो केवल इतना पता कि हमको हम कहते हैं। हाँ, बहुत अच्छा है, ठीक है। ठीक, प्रणव त्रिपाठी जी। नमस्कार सर, सभी को मेरा प्रसाद और प्रणाम। मैं प्रणव त्रिपाठी, कोषाध्यक्ष LUB बाराबंकी जिले से। हमारे शपाल इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से फर्म है, कुर्सी रोड इंडस्ट्रियल एरिया में। हम लोग नॉन वोवन कैरी बैग्स मैन्युफैक्चरिंग और प्रिंटिंग का काम करते हैं। बहुत बढ़िया, ग्रेट। और विजेंद्र जी, शायद विजेंद्र गुप्ता जी, विजेंद्र गुप्ता जी। शायद मेरी आवाज नहीं जा रही उन तक। अभी एक काम करते हैं, हम शुरू करते हैं और आखिर में जो है सब लोगों का एक दफा फिर से इंट्रोडक्शन हो जाएगा, तो वो शायद ज्यादा बेहतरीन रहेगा जी। सो प्रजापति जी अभी नहीं आए ना? हाँ, मैं एक बार उनको फोन कर लेता हूँ, शायद वो डेट का इशू होगा। अच्छा,
और राकेश गर्ग जी? वो कहीं किसी के क्रिमेशन में उनको जाना है। ठीक है जी। तो अगर वो समय निकाल पाए तो आएंगे। ठीक है जी। नमस्कार, कैसे हैं बलदेव भाई? 2 मिनट, ठीक है, हम 2 मिनट और ले लेते हैं। ठीक है, 2 मिनट और ले लेते हैं। बलदेव भाई आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तब तक परिचय को ही आगे बढ़ाते हैं या आप बिल्कुल अपना बढ़ाते विषय हैं। लीजिए? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बढ़ाते हैं जी, परिचय को बढ़ाते हैं। विजेंद्र गुप्ता जी, अनुपम जी, विजेंद्र गुप्ता जी आपके सहारनपुर से हैं क्या? नहीं भाई साहब, हमारे यहाँ से नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अतुल जी, मेरे ख्याल से सत्या जी वगैरह का सबका भी इंट्रोडक्शन हो जाए हाँ, तो वो बाकी का परिचय आप करवाइए ना। हाँ जी, इनफैक्ट मैं ये सोच रहा था कि जी एंड में कराएंगे। ठीक है, तो सत्या जी जो हैं, सत्या जी टेलीकॉम में मास्टर हैं और NGN गुरु के नाम से जाने जाते हैं। NGN स्टैंड्स फॉर नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क्स। तो कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी में सिद्धहस्त हैं। इस समय मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के चेयरमैन हैं। ग्लोबल लेवल पर टेक्नोलॉजी स्पेस में जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, जो स्टैंडर्ड्स तैयार करती हैं, उसमें या तो ये इंडिया लेवल पर चेयर करते हैं या रीजनल लेवल पर चेयर करते हैं, वैसा काम करते हैं। उसके अलावा इनकी 4 कंपनियां हैं। एक है ब्लूटाउन, जो कि एक स्टार्टअप है एक डेनिश कंपनी के साथ में, जिसका काम इंडिया में कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बढ़ाना है। दूसरी कंपनी एक एडवाइजर्स कंपनी है, साम एडवाइजर्स। और तीसरी जो है वो विमेन को, महिलाओं को प्रोत्साहन देना चाह रहे हैं। इस कारण वो डिजी गांव नाम से एक संस्था चलाते हैं, जिसके जरिए कि जो गांव की बहू है उसको वो आगे बढ़ाते हैं। सत्या जी, प्लीज आप अपना परिचय दीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू अतुल जी, आपने बहुत ज्यादा परिचय दे दिया है, बहुत ज्यादा बोल भी दिया है और अब मेरे लिए कुछ रहा नहीं, लेकिन ये क्योंकि आपने मौका दिया, पहले तो आई एम वेरी हैप्पी कि जो ये दिग्गज बिजनेसमैन उत्तर प्रदेश के ज्यादा मुझे दिख रहे हैं, जो हैं हमारे साथ जुड़े हैं और हमसे बात करना चाह रहे हैं और हमारी मदद भी करना चाहते हैं। एक्चुअली मुझे आप लोगों से बहुत मदद की जरूरत पड़ेगी। और जैसे अतुल जी ने बताया साहब, मेरा नाम सत्यन गुप्ता, मैं नई दिल्ली से हूँ और आई एम कॉल्ड इन फैक्ट सोशल एंटरप्रेन्योर। वो जो अतुल जी ने बोला वो तो सब फालतू की चीजें हैं, बट सोशल एंटरप्रेन्योर इज माय पैशन। एक्चुअली मैं देश में हर रोज कम से कम एक नौकरी क्रिएट करता हूँ, कम से कम एक, बट हमारा विजन है कोई 1 मिलियन जॉब क्रिएट करने का थ्रू डिजी गांव, जो अतुल जी ने बताया। Digi Gaon Job Factory Foundation is actually a NGO kind of thing which is run by a woman called Prerna Singh. आप कभी जानते भी होंगे उनको, जो प्रॉमिसिंग इंडिया की प्रेसिडेंट भी हैं, वो इंडियन वरांडा भी चलाती हैं, वो भी काफी चीजें करती हैं। शी द CEO ऑफ डिजी गांव फाउंडेशन, जहां हमारा लोगो है उद्यमी बहू। तो हम गांव की जैसे बेटियों को तो सभी आजकल बात कर रहे हैं, तो बहुओं की कोई चिंता नहीं कर रहा था, तो हमने कहा जो डॉटर इन लॉ है उनका थोड़ा मदद करते हैं। और हमारा उसमें अपना पर्सनल वो भी है, स्वार्थ भी है। वो स्वार्थ इसलिए है कि हम गांव में एक वाईफाई हॉटस्पॉट लगाते हैं ब्रॉडबैंड के लिए, उसके देखभाल के लिए हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जिसको हम ट्रेनिंग दें, फंडिंग दें और फिर उसको वो पूरा काम सौंप दे। तो पहले हमने ये गर्ल्स, लड़कियों के लिए शुरू किया था, बट लड़की की जब शादी हो जाती थी वो दूसरे गांव में चली जाती थी। फिर हमने सोचा जो लड़की शादी गांव में आ रही है उसमें इन्वेस्ट करते हैं। दैट इज हाउ वी क्रिएटेड दिस उद्यमी बहु कंसेप्ट विच इज अप एंड रनिंग इन झारखंड। अभी बिहार में भी कर रहे हैं हम, ज्यादा अभी ईस्ट इंडिया में ज्यादा व्यस्त हैं, और उसके अलावा और चीजें भी हैं, बट मेरा मेन प्रोजेक्ट जो आप लोगों को बताने का था ये था। थैंक यू। थैंक यू जी। रविंद्र मिश्रा जी, रविंद्र मिश्रा जी भी सत्या जी के सहयोगी हैं। वो सैम एडवाइजर्स के CEO हैं। ये एक ऐसी कंपनी है जो कि गवर्नमेंट अफेयर्स एज अ सर्विस प्रोवाइड करती है। रविंद्र जी, संक्षिप्त। हाँ जी। आज सभी दिग्गजों को तो आप प्लेटफॉर्म पे ला दिए, जो कि उद्योग की दुनिया के माने सिद्धहस्त लोग हैं। चलिए उनसे आज साक्षात्कार भी हुआ और उनकी बातें सुनेंगे। हम लोगों को केवल इतना ही परिचय है कि बस टेलीकॉम इंडस्ट्री में 37 वर्षों का अनुभव है और टेलीकॉम के हर फैसेट के साथ में हम जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंसी से लेके
इम्प्लीमेंटेशन जितना भी होता है, लाइसेंसिंग, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, सब है हमारे साथ में जुड़ा हुआ है और उन्हीं क्षेत्र में मैं अपना काम करता हूँ। और सत्या जी हमारे बैचमेट हैं, हम लोग मित्र हैं और एक साथ काम करते हैं। ठीक है, थैंक यू। हमारे साथ सौरभ खन्ना भी हैं। सौरभ खन्ना बॉम्बे से हैं और ये एक सीसीटीवी कंपनी के नेशनल हेड हैं। नमस्ते सभी को, आप लोगों ने इतना टाइम निकाल के हमारे साथ ज्वाइन किया आज। मेरा नाम सौरभ खन्ना है, मैं मुंबई में हूँ। एक मल्टीनेशनल कंपनी में नेशनल हेड हूँ और आज की डेट में जितना भी ये क्राइम वगैरह हो रहा है, इन सब के लिए कैमरास का रिक्वायरमेंट रहता है। और आजकल सभी स्मार्ट सिटी जो मोदी जी का एक विजन है 100 स्मार्ट सिटीज, उसमें हमारा काफी ज्यादा योगदान है। हम सीसीटीवी कैमरास पूरे इंडिया में सप्लाई करते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल फॉर ज्वाइनिंग। आई थिंक प्रेसिडेंट साहब ज्वाइन कर गए ना? नहीं, अभी आए नहीं है। अच्छा, एक साहब शायद वो डेट वाला इशू होगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। उन्होंने, चलिए वो आ जाएंगे, आप शुरू करिए। नेक्स्ट हमारे साथ हैं दीपांकर पराशर जी। सभी को नमस्कार। मेरा नाम दीपांकर पराशर है, मैं बेस्ड हूँ गुड़गांव में। हमने अभी अपना स्टार्टअप कंपनी स्टार्ट किया है, वी डील इन कार्गो। हम लॉजिस्टिक्स मूवमेंट की डोमेन जी की आवाज में समझ आ रही है। हमारा कंपनी का नाम है आदि ट्रांस लॉजिस्टिक्स एंड वी मूव कार्गो फ्रॉम एनीवेयर टू एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग कस्टम क्लियरेंस, वेयर हाउसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। थैंक यू। थैंक यू दीपांकर जी। हमारे साथ मनीष कुमार जी भी हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सबको नमस्कार सर। और मैं मनीष कुमार बाय प्रोफेशन, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट। और जैसा आप लोग इंडस्ट्रियलिस्ट है तो मेरा काम है आप लोग को बिजनेस में और टैक्स में सहयोग देना, और मैं दिल्ली से हूँ। थैंक यू। थैंक यू। फिर हमारे भानु प्रताप जी। हाँ जी जी सर, प्रणाम, सबको सादर प्रणाम। मैं भानु प्रताप सिंह हूँ और मैं बाराबंकी से करता हूँ। मेरा इंटरलॉकिंग टाइल्स का और कार्यालय में चलाता हूँ और मैं लघु उद्योग भारती बाराबंकी की जिम्मेवारी संभाल रहा हूँ। धन्यवाद। स्वागत है जी आपका। धन्यवाद सर। फिर हमारे साथ हैं जीएस आहूजा जी हैं, ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। नमस्ते जी। तो मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ मनीष की तरह। मैं नोएडा में बेस्ड हूँ और मेरा ऑफिस एक दिल्ली में भी है और एक बॉम्बे में भी है। थैंक यू। कहाँ पर बेस्ड हैं आप? नोएडा में जी। अच्छा, आप नोएडा से हैं? जी जी। तो अपना नंबर शेयर कीजिएगा हमें। जरूर करता हूँ जी। हाँ, मैं भी नोएडा से ही हूँ। नोएडा से काफी लोग हैं। जनक जी मेरे पास में है नंबर। अच्छा, मैं दे दूंगा, मेरे पास में है। वीरेंद्र ग्रोवर जी भी हैं हमारे साथ में बीच में। वीरेंद्र ग्रोवर जी। ग्रोवर जी आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें अनम्यूट करके। अनम्यूट कर लें अपने को। ग्रोवर जी अनम्यूट कर लीजिए। मेरा नाम वीरेंद्र ग्रोवर है। मैं आईआईटी कानपुर से बीटेक और एमटेक किया था मैंने, आज से कोई 40-45 साल पहले। और मेरा मुख्य काम अभी जो है वो बच्चों को कैरियर की गाइडेंस देना है और उनको इंडस्ट्री से जोड़ना है। धन्यवाद। गाजियाबाद में बेस्ड हूँ मैं। वेलकम जी। ये किन्नी साहब के यहाँ ना कुछ काम चल रहा है, शायद पीछे ठोकर ठाकी की आवाज आ रही है। अगर वो म्यूट कर सके तो बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ जी। भाटिया जी, कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाए? हाँ, आगे बढ़ाइए, आप शुरू करें। आ जाएंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात हो जाएगी। ठीक है। तो मैं कुछ 2-4 मिनट लूंगा ई ग्रोथ के बारे में और अपने बारे में शेयर करने के लिए, और उसके बाद में मैं आपसे इनवाइट करूंगा कि हम लघु उद्योग भारती के बारे में कुछ और जान सकें। तो मेरा नाम अतुल पुरी है। मैं ई ग्रोथ नाम का इकोसिस्टम चलाता हूं। ई ग्रोथ स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। मेरा मानना यह है कि
हम लोग जब बिजनेस करते हैं तो उसमें ज्वार भाटा तो लगा रहता है, या एकदम स्टैंडर्ड स्ट्रेट लाइन से हमारी ग्रोथ होती रहती है। लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जो कि समय के साथ ग्रोथ का रेट भी बढ़े, ऐसी ग्रोथ जो है ऐसा भी पाना संभव है, प्रोवाइडेड हम लोग इकट्ठे होकर एकजुट होकर काम करें। जो कुछ हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए चाहिए वो लोग हम एक दूसरे को मुहैया करें। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने करीब 6 साल पहले इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना शुरू किया था। क्वालिफिकेशन से मैं एक इंजीनियर हूं, 20 साल मैंने नौकरी की, और उसके बाद मुझे ये लगा कि नौकरी पेशा आदमी को तो महीने के एंड में तनख्वाह मिल जाती है, लेकिन जो बिजनेसमैन है वो 24 घंटे बिजनेस में लगा देता है, और उसके बाद भी उसको तनख्वाह मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसा क्या किया जा सकता है, तो उसको ध्यान में रखकर मैंने फिर कुछ बिजनेसेस से इंडिविजुअली बात करनी शुरू की। करते 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 उसी को अपना एक लाइफस्टाइल बना लिया। आज की डेट में हमारे साथ करीब 30,000 बिजनेस ओनर्स जुड़े हुए हैं पूरे इंडिया में। हमारा इरादा केवल ये है कि बिजनेसेस जो हैं वो आए, आपस में बात करें, टेक्नोलॉजी से जुड़ें और हम एक तेज रफ्तार से आगे बढ़ें। इसी को तो 2-4 तरीके हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि जी हम एक और एसोसिएशन बन जाएं। दूसरा हो सकता है कि हम एसोसिएशंस की एसोसिएशन बन जाएं। कई चीजें ऐसी हैं जो कि हम लोग एज लघु उद्योग भारती आप पूरे भारत में लगभग सारे जिलों में इस समय उपस्थित हैं। शायद कुछ टेक्नोलॉजी या शायद कुछ जोड़ तोड़ से और ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। सो आई एम लुकिंग एट द सिनर्जीज। तो 1+1 इज नेवर 2, 1+1 हमेशा 11 होता है। तो मैं उस 11 को देख रहा हूं। तो ये इसी को ध्यान में रखकर हमने आज आपको आमंत्रित किया है, ताकि हम लघु उद्योग भारती एज एन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ और जान पाएं और ये समझ पाएं कि हम लोग इकट्ठे होकर और क्या कर सकते हैं। ना केवल ई ग्रोथ और लघु उद्योग भारती, बट और भी जो संस्थाएं हैं उनको भी हम इकट्ठे लेकर आगे कैसे क्या कर सकते हैं। हाँ जी जनक जी, तो मेरा आपसे आप प्लीज ये शेयर करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को थोड़ा गाइड कर रहा था, मैं क्षमा चाहूंगा। नहीं कोई दिक्कत नहीं जी। तो टेक्नोलॉजी से आगे जाना पड़ेगा हमें। हाँ जी, और मैं इस चीज के लिए क्षमा चाहूंगा कि जी हमारी भाषा में आज की डेट में अंग्रेजी का जो इस्तेमाल है, प्रयोग है, वो थोड़ा ज्यादा है, इसलिए शायद उतना स्मूथली मैं बात नहीं कर पाऊंगा। नहीं, हम लोग मिलती जुली भाषा बोलेंगे। बिल्कुल, हम सब एक ही हैं और हम सबकी वही व्यवस्था है। हाँ जी। चलिए, मैं सबसे पहले आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सुंदर त्योहार के दिन, नागपंचमी के दिन, मैं सबसे पहले आप सभी को नागपंचमी की शुभकामनाएं देता हूं। लघु उद्योग भारती के बारे में क्योंकि सभी ने बोलना है, मेरे ऐसे वरिष्ठ बंधु मेरे साथ उपस्थित हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज लघु उद्योग भारती की सबसे अधिक आवश्यकता कह सकते हैं, महत्व है। क्योंकि लघु उद्योगों का महत्व बहुत अधिक हो गया है। विश्व की पूरी परिकल्पना बदल गई है, आर्थिक परिकल्पना भी बदल गई है और देशों की अपनी परिकल्पना भी बदल गई है। तो इसमें भारत के ऊपर जो विश्वास जमा है, उसमें लघु उद्योगों की बहुत महती आवश्यकता है। मैं अधिक ना कहते हुए हमारे बीच में मैं सभी का जो परिचय करवाया, श्री संपत तोष्णीवाल जी लघु उद्योग भारती के अखिल भारतीय सचिव उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपने विचार रखें। संपत तोष्णीवाल जी जनक जी।
मैं अपना मास्क खोलकर शुरू कर रहा हूँ जी जी, क्योंकि मैं अभी कार में हूँ। मैं कार में हूँ तो हो सकता है मेरी आवाज कहीं आपको थोड़ी डिस्टर्ब लगे। जी इतने लोगों के साथ आज बातचीत करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लघु उद्योग भारती का जो मातृ संगठन है वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है और उसकी प्रेरणा से इस संगठन का आरंभ हुआ। जब संघ ने यह सोचा कि लघु उद्योग देश की अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इसको सशक्त और सबल बनाने के लिए और उसके माध्यम से देश के सर्वांगीण विकास में इस क्षेत्र का अधिकतम योगदान सुनिश्चित हो, इस उद्देश्य के साथ में लघु उद्योग भारती की स्थापना की गई। और इसका जो अगर एक ऑब्जेक्ट बताऊं कि जो ऑब्जेक्ट इसको लेकर के इसकी स्थापना की गई तो वो था देश में उद्यमिता का विकास, एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट। 1994 में इस संगठन की स्थापना हुई और सभी स्तरों पर लघु उद्योगों से जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान हेतु तब से ये संगठन कार्यरत है। सभी स्तरों से मेरा मतलब है स्थानीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर उन समस्याओं की पहचान और उनके निराकरण का उपाय। नीति निर्माण में, उद्योगों से संबंधित नीतियों के निर्माण में लघु उद्योग भारती की प्रमुख भूमिका रहती है। प्रतिवर्ष जो आम बजट से पूर्व मंत्रणाएं होती है उसमें भी लघु उद्योग भारती को आमंत्रित किया जाता है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज देश में कोई भी उद्योगों से जुड़ा हुआ कोई भी विभाग या कोई निकाय या कोई ऐसा संस्था नहीं है जहां लघु उद्योग भारती का एम्पैनलमेंट नहीं है। ये एकमात्र ऐसा संगठन है इस क्षेत्र में कार्य करने वाला जिसकी पैन इंडिया प्रेजेंस है और देश के प्रत्येक राज्य में लघु उद्योग भारती का संगठन विद्यमान है। हमारे देश में लगभग 700 प्रशासनिक जिले हैं और उन 700 जिलों में से 455 जिलों में हमारे संगठन का नेटवर्क है और ये एक ऐसा संगठन है जो निस्वार्थ भाव से लघु और सूक्ष्म और लघु उद्योगों की अपलिफ्टमेंट के लिए सदैव कार्य करता है। तो इस तरह के संगठन से जुड़ करके और हम सब बहुत गर्व अनुभूत करते हैं। इसके प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष, संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली से थे स्वर्गीय विश्वामित्र जी बहल 1994 में और वर्तमान में इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री बलदेव भाई प्रजापति अंकलेश्वर गुजरात से। और लगभग आज 40,000 से ऊपर, क्योंकि निरंतर बढ़ रहा है, ये संख्या बढ़ती है, 40,000 से ऊपर इसके आजीवन सदस्य हैं और वार्षिक सदस्य भी इससे कहीं अधिक है। तो ये मैंने आपको संक्षेप में कुछ जानकारी लघु उद्योग भारती के विषय में आपके समक्ष रखी है और इसके अतिरिक्त कोई जानकारी होगी तो जब कभी कोई प्रसंग बात आएगी या किसी महानुभाव को कोई प्रश्न होगा तो मैं और जोड़ने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। थैंक यू। मेरा मानना यह है कि इस प्रकार से जब इकाइयां इकट्ठी होती हैं और वो साथ में आकर किसी एक बड़े कारण के लिए काम करती हैं तो कुछ काफी बड़ा या कुछ नया निकल कर आता है। तो ऐसी कुछ खास चीजें क्या हैं जो कि लघु उद्योग भारती के इकट्ठे होने से या क्रिएट होने से बिल्ड हुई? जनक जी, आप सजेस्ट करेंगे कौन इनका जवाब देंगे? अतुल जी, क्या आपका प्रश्न मुझसे है?
मैं इसलिए जनक, आप भी जवाब दे सकते हैं, मैंने इसलिए जनक जी से कहा था कि अगर वो किसी और को नॉमिनेट करना चाहें तो प्लीज करें। हाँ जी, आइडिया ये है कि जी पैनल जवाब देगा तो अच्छा रहेगा ना सर। आप भी दे सकते हैं, बिल्कुल, आप सचिव हैं तो आप सबसे ज्यादा जानते भी हैं। एक बार प्लीज दोहराएंगे आपके प्रश्न को। मेरा क्वेश्चन ये है कि जी ऐसी क्या बाय फॉर्मेशन ऑफ, आपने ये तो बताया कि जी गवर्नमेंट के जो डेवलपमेंट है, उनकी जो इनपुट्स हैं, वहां पर डेफिनेटली लघु उद्योग भारती एक इम्पोर्टेंट स्टेप है और इम्पोर्टेंट इनपुट्स देता है। मैं कह रहा हूं एज एन ऑर्गेनाइजेशन लघु उद्योग भारती ने छोटे बिजनेसेस के लिए क्या किया 94 से आज तक? जी, आपका बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, एक सबसे अच्छी उपलब्धि मैं आपको लघु उद्योग भारती की बताता हूं। हमारे देश में पहले मात्र एक उद्योग मंत्रालय होता था केंद्रीय स्तर पर। बिल्कुल। पहली बार ऐसा हुआ कि लघु उद्योग भारती के प्रयास से लघु उद्योग मंत्रालय की स्थापना हुई। स्वर्गीय अटल जी के समय में, तब मुझे याद है वसुंधरा जी इसकी पहली लघु उद्योग मंत्री देश की बनी थी, और वही मंत्रालय बाद में एमएसएमई विभाग में कन्वर्ट हो गया। उस समय जो एक लघु उद्योग में निवेश की सीमा थी, उसको लेकर के, और एक्साइज का जो एग्जम्पशन लिमिट थी, वो किसी जमाने में आप सबको याद होगा 40 लाख रुपए हुआ करती थी। उसको एकदम से 1 करोड़ और 1.5 करोड़ अटल जी के समय में, ये लघु उद्योग भारती का ही प्रयास था। और इसके अतिरिक्त कुछ खाने को देने खाना बन गया आपका? अंकल का खाना लगवा दीजिए। कुछ आवाजें पीछे से आ रही है। हाँ जी, मैंने उनको म्यूट कर दिया। म्यूट कर दें जी, तो एडमिन है वो सबको म्यूट कर दें जरा। ठीक है जी। हाँ जी। उसके बाद में लघु उद्योग भारती ने ऐसे अनेक मैकेनिज्म सरकार के साथ मिलकर के और बनाए, जो उद्योगों के विकास के लिए आज भी उन पर कार्य हो रहा है। तो ये जो पहल थी अलग से लघु उद्योग मंत्रालय और एमएसएमई मंत्रालय के गठन की, उसको एक उपलब्धि के रूप में मैंने आपको बताया। अभी हाल ही की बात मैं आपको बताऊं कि पिछले अनेक वर्षों से देश में लघु उद्योगों की परिभाषा को बदलने का एक बड़ा प्रयास चल रहा था, और सरकार की तरफ से जो परिभाषा प्रस्तावित थी वो थी, अब तक जो परिभाषा थी वो थी लघु उद्योगों में निवेश की जो सीमा है प्लांट और मशीनरी में, वो इसका एकमात्र आधार था। सरकार ने जो परिभाषा प्रपोज की, उसमें उसका टर्नओवर, वार्षिक बिक्री को आधार बनाने का तय किया। लघु उद्योग भारती ने इसके लिए लगातार कई वर्षों तक सरकार को समझाया और इस बात का कड़ा विरोध किया कि ये जो आयाम है, अगर आपने इसको चेंज किया, जो आधार बदला, तो इससे देश में विनिर्माण घटेगा और इंपोर्ट बढ़ेगा तैयार माल का, और पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन और बल्क इंपोर्ट, इसको बढ़ावा मिलेगा, तो इसका आप मत करिए। ये वर्षों तक ये बात रुकी रही। अभी इस कुछ समय पहले ही, लॉकडाउन के दौरान ही, जब परिभाषा को अंतिम रूप दिया सरकार ने, तो सरकार ने उसमें टर्नओवर का क्लॉज जरूर जोड़ा, लेकिन लघु उद्योग भारती के प्रयासों के कारण ही उसमें जो निवेश की सीमा थी उसको बनाए रखा गया। तो ये एक लघु उद्योगों के लिए एक दूरगामी, एक अच्छा सकारात्मक जो है आयाम है। तो इस तरह के अनेक बिंदु हैं जिसके लिए लघु उद्योग भारती हमेशा सजग रहती है और सरकार को अपनी बात हमेशा शासन तक पहुंचाती रहती है। तो इस प्रकार के अनेक आयाम है, तो मैंने आपको कुछ रखने की प्रयास किया है। यानी एक मैंने आपको शुरू में एक बात बताई कि ये संगठन बिल्कुल निस्वार्थ भाव से देश में उद्यमिता का विकास हो, इसके लिए प्रयास करता रहता है, क्योंकि आज देश में उद्यमिता का ह्रास हो रहा है, वो डेप्रिशिएट हो रही है। आज एक फैक्ट्री ओनर का बेटा अपने पिता के व्यवसाय में आना नहीं चाहता, वो कहीं अच्छा पैकेज लेकर के और कहीं जॉब करना चाहता है।
या वो दूसरी फैक्ट्री नहीं लगाना चाहता, तो उद्यमिता का, एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे आयामों पर लघु उद्योग भारती निरंतर कार्य करती है। जी, थैंक यू जी। मेरा अगला सवाल है दिनेश लाकड़ा जी से। सर मैं ये जानना चाहूंगा सर अगर अनुमति हो तो तोष्णीवाल जी से हाँ जी मैं एक सवाल पूछूं। पूछ लीजिए प्लीज। तोष्णीवाल जी तो श्रीपद, एक मिनट, तो श्रीपद कुलकर्णी जी का मैं थोड़ा सा, एक तो श्रीपद कुलकर्णी जी लघु उद्योग भारती के सदस्य हैं। श्रीपद कुलकर्णी जी नासिक से हैं, ई ग्रोथ के मेंबर हैं, ई ग्रोथ के मेंटर भी हैं, और अपने ये 4 बिजनेसेस चलाते हैं। और इसके अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है BBN, विच इज ब्राह्मण बिजनेस नेटवर्क, उसके फाउंडर भी हैं। हाँ जी श्रीपद जी प्लीज। तोष्णीवाल जी जय श्री राम। जय श्री राम जी। मैं श्रीपाद कुलकर्णी नासिक से बोल रहा हूं। मैं लघु उद्योग भारती का सदस्य हूं और नासिक के नासिक इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन जो है निमाक, आपको पहचान है जी। आपके साथ काम करने वाले बहुत सारे लोगों से मेरा अच्छा लगाव है, और मेरा बेटा आज की तारीख में लघु उद्योग भारती का नासिक का शहर सचिव है जी। फिर भी आप तक आवाज पहुंचनी चाहिए, इतना ही प्रयास है कि जो जैसा होगा है अभी टर्नओवर के माध्यम से या इन्वेस्टमेंट के माध्यम से उद्योगों को लघु, सूक्ष्म और मध्यम में कैटेगराइज किया गया है। तो ये कल जो मध्यम अपने आप को कहलाता था, अभी वो सूक्ष्म कैटेगरी में चला गया। कल जो सूक्ष्म कहलाता था उसका तो कोई अभी अस्तित्व ही नहीं रहा। और ये ज्यादातर MSME में स्मॉल अपने आप को कहने वाले बहुत बड़े ही है, सही में छोटे तक कुछ भी नहीं पहुंचता है। जैसे अपने तौर पे एक छोटा सा निवेश करके एक छोटा सा उद्योग चलाता है जो सही में सूक्ष्म है, उस वहां तक कुछ भी नहीं पहुंचता, ये सही बात है। दूसरी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी योजनाएं करती है लघु उद्योग भारती हरदम उनको अपना सुझाव देती रहती है, लेकिन वो सब गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर बैंक से ही जुड़ी होती है, और ये छोटे लोगों को पब्लिक सेक्टर बैंक एंटरटेन नहीं करती, सब कोऑपरेटिव बैंक से काम चलाते हैं, तो इंटरेस्ट का बर्डन भी बहुत ज्यादा होता है। दैट इज 1। नंबर 2, ये जो सब्सिडीज होती है जो DIC के थ्रू वितरित होती है, ये सब्सिडीज में आसान तरीका नहीं होता है, कोई सिंगल विंडो सिस्टम नहीं है। समझो कि किसी ने कोई लोन लिया, कोई कोऑपरेटिव बैंक हो, कुछ भी हो, कोई लोन लिया, कुछ मशीनरी खरीदी और MSME का रजिस्ट्रेशन किया, आधार रजिस्ट्रेशन किया, तो अपने आप कैलकुलेशन हो के उसको सब्सिडी मिलनी चाहिए। सब्सिडी के लिए एप्लीकेशन करना, यानी कि ये जो सचिवालय है उनके लिए कुछ तरकीब करना है, तो इस पे कुछ काम हो सकता है क्या? ऑटो कम्युनिकेशन, जैसे अभी LPG की सब्सिडी अपने अपने अकाउंट में जा रही है, किसी को मांगनी नहीं पड़ रही, तो क्या उद्योगों को ऐसा हो सकता है क्या? जी, आपकी चिंता और आपका प्रश्न बहुत अच्छा और वाजिब है। देखिए, आज भी इस नई परिभाषा के लागू होने के बाद भी स्थिति ये है कि देश में जितने उद्यमी हैं उनमें से 99% सूक्ष्म है। कुछ उसमें हो सकता है इसमें लघु भी कुछ शामिल हो जाएंगे। यही बात लघु उद्योग भारती ने सरकार को बताई कि क्या आपकी नीतियां इस तथ्य को ध्यान में रखकर बनाई जाती है कि कुल MSMEs में से 99% ये है सूक्ष्म। अब आप जानते हैं कि बहुत तरह की लॉबीज काम करती है, और ये जो लॉबीज इसके पीछे लगी हुई थी कि इसका आधार बदला जाए, निश्चित रूप से उनका एक प्रयोजन ये भी था कि लघु और सूक्ष्म उद्योगों के लिए जो लाभ उनके लिए रिजर्व हैं उनका
जो है भाग कुछ मध्यम जो तथाकथित मध्यम होते हैं लेकिन वो बड़े हैं या बड़े बनने की ओर हैं, वो उसका कुछ लाभ शेयर करने की ओर उनकी मंशा थी। तो इस तरह की लॉबीज काम कर रही थी, इस बात को हम लोग समझ रहे थे। अब जब सरकार को ये बात बताई गई तो एक बात फिर उठाई गई कि जी ये जो आंकड़े हैं ये पिछले कुछ सालों से यही आंकड़े बराबर आते हैं, बदले नहीं गए हैं, जिसमें लघु उद्यमियों की संख्या, उनमें नियोजित श्रम का यानी रोजगार की संख्या, उनका योगदान जो है इकोनॉमी में। तो फिर सरकार को यह बताया गया कि आप नए सिरे से इसका रजिस्ट्रेशन की वो प्रयास कीजिए, क्योंकि बहुत सा प्रयास करने के बाद भी हमारे बहुत कम उद्यमी थे जिन्होंने अब तक उद्योग आधार मेमोरेंडम लिया था। तो आपने देखा होगा कि सरकार ने जो अभी उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो एक नया प्रयास किया है, जिसमें जितने भी एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन चाहे उनके पास पहले से रजिस्ट्रेशन है, उनको भी उद्यम रजिस्ट्रेशन में पुनः जाना होगा और नए को तो जाना ही होगा। इसके पीछे एक मंशा यही है कि सही उनके निवेश की, उनके द्वारा सृजित रोजगार की ये पूरी जानकारी हो, तो उसके हिसाब से नीतियों का भविष्य में निर्माण किया जाए। अब जो आपका ये है कि बैंकों के माध्यम से और तोषनीवाल जी थोड़ी देर में हम इस कन्वर्सेशन को कंप्लीट करते हैं। बलदेव भाई प्रजापति जी आ गए हैं, तो मैं सोच रहा था कि उनको थोड़ा सा दीजिए। बिल्कुल, पहले हमें उनका स्वागत करना चाहिए। तो प्लीज आप उनका स्वागत करेंगे। जी नमस्ते 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 बलदेव भाई। यस नमस्ते। नमस्कार बलदेव जी, नमस्कार। नमस्ते। हमारे लघु उद्योग भारती के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान बलदेव भाई प्रजापति, जो अंकलेश्वर गुजरात से है, उनका इस आज की महत्वपूर्ण बैठक में मैं स्वागत करता हूं और उन्हें आप सबकी सबसे परिचित कराते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। बलदेव जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हाँ जी। अध्यक्ष महोदय, समय निकालने के लिए बहुत धन्यवाद। नहीं, कब से ही ट्राई करता था, ये आज जो लिंक आई वो थोड़ा डिफिकल्ट वाली मेरे को लगी, इसलिए ई ग्रोथ से आए। हर बार जूम मीटिंग का ही आ जाता था तो तुरंत लग जाती थी, तो लेकिन थोड़ा टाइम लगा, लेकिन मंजुला मैडम ने मेहनत की और लग गए। और आपने भी हिम्मत नहीं हारी तो आप पहुंच गए। नहीं हारेंगे ना। तो अभी जहाँ उपस्थित रहना है वहाँ, जहाँ अपेक्षित है वहाँ उपस्थित रहना ही है ना। बिल्कुल। हाँ जी, थैंक यू। तो अभी हमने आपका इंतजार करते करते कन्वर्सेशन शुरू की थी। हाँ जी। तो अभी तोषनीवाल साहब बता रहे थे कि जी लघु उद्योग भारती ने अभी तक क्या क्या काम किए हैं और किस प्रकार से वो छोटे बिजनेसेस को सपोर्ट करते हैं। तो मेरा आपसे ये प्रश्न है कि ठीक है, गवर्नमेंट लेवल पर या पॉलिसी लेवल पर तो बहुत कुछ हो रहा है, ग्राउंड लेवल पर, क्योंकि फाइनली जो है जो बिजनेस ओनर है उसका बेटा या उसके बच्चे जो हैं उसके बिजनेस में नहीं आना चाह रहे या उस तरीके से विकसित नहीं हो रहे। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? हाउ आर वी क्रिएटिंग दैट काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट? बड़ा पेचीदा सा सवाल है, उतना ही पेचीदा है जितना जूम में लॉगिन करना था। नहीं वो तो बराबर है। वैसे आजकल जो एटमॉस्फेयर है वो एटमॉस्फेयर ऐसा है कि आज शुरू करो और तुरंत पैसा वाला बन जाओ। हाँ। वैसी एक होड़ जामी है। बिल्कुल। तुरंत ही मिलना चाहिए, इसलिए अपने सब बच्चे लोग जो है वो भी किस तरह से तुरंत ही हम पैसे वाले बन जाए या आगे निकल जाए, क्योंकि आपने तो धीरे धीरे चालू करके 5-10 वर्कर से शुरू करके आज 50-100 वर्कर तक पहुंचे हो, लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते। हम तो तुरंत इंपोर्ट किया, पैकिंग किया और बिका। वैसा इजी सिस्टम या दूसरे कोई ना कोई जो इजी बिजनेस रहता है और पैसा मिलता है उसमें ही जाने का वो ज्यादा सोच रहे हैं। लेकिन फिर भी आज
जो भी इंस्पेक्टर राज था, ये था, उसको कम करवा कर, और सरकार ने भी बहुत अभिगम बदल कर आगे कुछ ना कुछ चले, इसके लिए आज छोटे उद्योग के लिए बहुत वैसे तकलीफ तो है, फिर भी अच्छी तरह से चल सके ऐसा एटमॉस्फेयर भी बना हुआ है। तो बहुत से बच्चे आते हैं, लेकिन फिर भी सबको आईएएस, आईपीएस या दूसरा कुछ ना कुछ बनकर, या फिर कंप्यूटर लाइन में जाकर किस तरह से, या फिर फॉरेन का एक जो रोग लगा हुआ है वेस्टर्न कल्चर में जाने का, पश्चिमीकरण के लिए यूएसए ही जाना है, वैसा ही पकड़कर जो बैठे रहते हैं, तो उसके लिए भी एक अपने देश के लिए तो अपना जो भी युवा धन जो है, और अच्छा एकदम होशियार लोग है, वो भी देश को छोड़कर चले जाते हैं, वो एक देश के लिए बहुत बुरी बात है। फिर भी आज उद्योग अच्छी तरह से चले वैसा प्रयत्न लघु उद्योग भारती थ्रू तो करवा रहे हैं। अभी जो प्रधानमंत्री ने नया शब्द दिया है आत्मनिर्भर भारत, उसके लिए क्या नई एक्टिविटीज कर रहे हैं आजकल? वैसे संपत जी ने बताया कि नहीं वो पता नहीं, अपने यहाँ माननीय दिनेश लाकड़ा जी भी बैठे हैं। हाँ, अपने लघु उद्योग भारती में जिस दिन से आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, वैसे तो लघु उद्योग भारती पहले से ही स्वदेशी का ज्यादा ही आग्रह रखती है, ज्यादा से ज्यादा स्वदेश उद्योग एकदम ग्रोथ पे आए वैसा तो ज्यादा प्रयत्न करते हैं। फिर भी आज एक उत्पाद समूह करके एक पूरा ग्रुप बनाया है, पूरे देश में अलग अलग जगह पे कौन कौन से क्लस्टर कहाँ है। मैं गुजरात की बात करूं तो राजस्थान में इंजीनियरिंग हब है, तो वहाँ इंजीनियरिंग जोन, मोरबी में सिरामिक जोन है ग्रेनाइटो वगैरह का, तो वैसा जोन, अंकलेश्वर वापी जो है उस साइड एक केमिकल जोन, फार्मा जोन, वैसा गुजरात में 5, वैसा ये लुधियाना वगैरह में जो एकदम कपड़े का जो व्यापार है उसके लिए भी वो एक जोन है, वैसा ही त्रिचूर में नीचे तमिलनाडु में वो भी एक ऐसा जोन है। वैसा बहुत सी जगह अलग अलग जोन, राजस्थान में मार्बल के लिए है, ग्रेनाइट वो कोटा स्टोन के लिए है, ऐसा अलग अलग जिस जगह जिस आइटम का ज्यादा से ज्यादा उत्पाद है उस जगह ऐसे ही उत्पाद बनाकर एक समूह बनाकर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट आइटम हम किस तरह से बनाए। दूसरे देश में जो भी उद्योग पहले चलते थे, लेकिन बाहर से इतना डंपिंग होना, इंपोर्ट हो गया, डंपिंग हुआ, और कॉस्ट भी बहुत कम होने से अपने देश में जो उत्पाद होता था वो उसकी रॉ मटेरियल में भी परवड़ता नहीं था, इसलिए ऐसे जो भी उद्योग बंद पड़े थे ऐसे उद्योग का भी एक हमने है ना चयन किया है, फिर से वही उद्योग को किस तरह से चलाया जाए, क्योंकि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट जो आइटम थी वो फिर से चालू करके हम किस तरह से वही आइटम बनाकर अपने देश में बने। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक एग्जाम्पल भी दिया था, बाप भी बेटे को 20 साल के बाद ऐसा बोलता है कि अभी तू बड़ा हो गया, अपने आप कमाना शुरू कर। तो आज देश में हम भी 25 साल से एक ग्रोथ ऑफ इंडिया, ग्रोथिंग इंडिया बन रहा है, आत्मनिर्भर बनना ही चाहिए। 20 साल 25 साल हुआ है ग्रोथिंग में, तो चौकस बनना चाहिए। इसलिए आज प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया है और पूरे देश में सब लोग वही सोचते हैं कि माननीय अटल बिहारी जी ने भाई जब परमाणु बम का एक प्रयत्न किया, तो उसी टाइम पूरे दुनिया में दूसरे देशों ने अपने पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन फिर भी अपने देश में उसकी कोई इफेक्ट नहीं हुई। अपने आप लोगों को अपना प्रतिबंध उठाना पड़ा। उसका मेन रीजन भी वही था
कि हम अपने देश में ही उत्पादित होती चीज से भी अपना जीवन बिता सकते हैं, आत्मनिर्भर हो सकते हैं। और आज तो बहुत से ऐसा इंडस्ट्रीज हुई है, बहुत सी चीज में ऐसी वृद्धि हुई है जिससे हम आत्मनिर्भर जरूर बन सकते हैं। और आह्वान मिला है, थोड़ा पैकेज मिला है, थोड़े लिक्विडिटी होती है और थोड़ा सपोर्ट होता है, तो चौक्कस अपने राष्ट्र को उन्नति की ओर ले जाने के लिए हम ये छोटे उद्योग के द्वारा, बड़े उद्योग भी सहाय करते हैं, लेकिन उसमें जो भारत की रीढ़ गिनी जाती है वो छोटे उद्योग है। आज से 1000 साल पहले देखो, भारत का जीडीपी 34% था। और वो अपन नहीं बोलते हैं, वो ब्रिटिश अर्थशास्त्री ने एक पुस्तक में लिखा है कि भारत का जीडीपी 34% था। पूरे विश्व में हम व्यापार करते थे। जब पूरी विश्व ने पूरे देश नहीं देखे थे, दुनिया नहीं देखी थी, तब हम सब जगह व्यापार करते थे। और वो सब उत्पाद हर गांव, नगर और गली में होता था, और वो उत्पाद भी ऐसा होता था, क्वालिटी भी इतनी थी। आज लोहा हम देखे तो बहुत, दिल्ली का कुतुब मीनार देखो या हमारे भरूच का गोल्डन ब्रिज देखो, उस टाइम का लोहे में आज भी जंग नहीं लगा है। ऐसा लोहा भी अपन उत्पाद करते थे। आज ढाका का मखमल था, का जो भी था, उसमें हम पारंगत थे, लेकिन साम्यवाद, समाजवाद के नाम पर जो उद्योगीकरण पश्चिम संस्कृति की तरह हमने बढ़ाया, और हमारा जीडीपी जब आजाद हुए तब 7.5% थे, लेकिन 92 में फिर से वो 2.5% तक पहुंच गया था। और उसी टाइम हमको गेट करार वगैरह में सिग्नेचर करके अपना छोटे उद्योग के लिए जो 2000 जितनी प्रोडक्ट रिजर्व थी वो भी हमने गंवा दी, और मार्केट खुला हो गया। स्वदेशी उद्योग पूरे विदेशीकरण की ओर जाने लगे। आज फिर से ऐसा एटमॉस्फेयर आया है कि विदेशी कंपनियों को भारत की कंपनियां टेक ओवर करना शुरू हो गया है। और फार्मा क्षेत्र में ऐसा बहुत से उदाहरण है। लुपिन वगैरह ने बहुत सी कंपनियां टेक ओवर करना, सन फार्मा ने भी टेक ओवर करना, ऐसी बहुत सी कंपनियां भी टेक ओवर करना शुरू की है। तो आत्मनिर्भर जरूर बनेंगे। प्रधानमंत्री जी का ये कार्य एकदम सराहनीय। ठीक है जी, थैंक यू। अब हम जाएंगे दिनेश लाकड़ा जी की अतुल जी। हाँ जी, अतुल जी, मैं बलदेव भाई का परिचय कराते समय मैं ये कहना भूल गया था कि बलदेव भाई जो है मुख्य रूप से फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। हाँ जी, धन्यवाद, थैंक यू। मैं एंटी कैंसर और एंटी डायबिटीज की दवाई बनाता हूँ। एक ऐसी प्रोडक्ट है जो पूरे दुनिया नहीं बनाता, कोई ऐसी भी प्रोडक्ट है जिससे आमरी अमेरिका की है, अमेरिका जो उसकी रिसर्च सेंटर की, उसको भी हमारे पास से ही आइटम लेनी पड़ती है। वैसी भी आइटम है हमारे पास। बहुत बढ़िया, थैंक भाई यू। आप कोविड के लिए भी कुछ कर रहे हैं दवाई में? कोविड के लिए वैसे अपना यहाँ भारत बायोटेक अपने अंकलेश्वर में ही है। वैसे हैदराबाद में भी है, अंकलेश्वर में रिसर्च सेंटर भी है, और मोस्ट ऑफ उसकी है ना वो हो गया है, लेकिन परीक्षण चालू है। तो 15 अगस्त के बाद या उसके बाद जरा वो बाहर आएगा जरूर। बहुत सी दवाई है, कैडिला ने भी उसकी शोध कर ली है। हमने नहीं शुरू की है, लेकिन दूसरे लोग एकदम लगे हुए हैं। बहुत जल्दी ही उसका रिजल्ट आने वाला है। ठीक है जी, थैंक यू जी। अभी हम जाएंगे दिनेश लाकड़ा जी के पास। अतुल जी, हाँ जी, मैं पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगा और स्वागत करूंगा माननीय बलदेव भाई प्रजापति का। बीच में से मेरा भी डिस्कनेक्ट हो गया, इसलिए क्षमा चाहूंगा। तो बलदेव भाई ने जैसे कहा है कि वास्तव में यहाँ स्टील प्लांट नहीं थे, मूवेबल स्टील प्लांट थे। घर घर में जाकर वही स्टील बना देते थे। इतने बड़े बड़े स्टील प्लांट थे, अभी हैं, लेकिन हमारे टाइम में पोर्टेबल स्टील प्लांट होते थे भारत में। हाँ जी, ये बलदेव भाई जानते हैं, और इसीलिए उसको उनका इशारा भी कि हमारी टेक्नोलॉजी कितनी ऊंची थी ये बताती है। हाँ जी, भारत की जनसंख्या अपने आप में हमारे लिए वरदान सिद्ध हो सकती है। हाँ जी, उसके लिए क्या है कि प्रत्येक हाथ को अगर काम दे दे तो 270 करोड़ हाथ हैं हमारे।
जनक जी आप नहीं थे तो संपत जी ने मेरा वो अभिवादन करवा दिया था आप। अच्छा जी। तो 200 करोड़ हाथ हैं। टेक्सटाइल सेक्टर ऐसा है जो बहुत लोगों को काम दे सकता है। बिल्कुल। इसमें गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, अपैरल, और इसमें बहुत एक्सपोर्ट की भी संभावना है। हमारे बीच में दिनेश लाकड़ा जी जो लघु उद्योग भारती के इसी प्रकल्प को अखिल भारतीय स्तर पर देख रहे हैं, मैं निवेदन करूं वो अपनी बात रखें लघु उद्योग भारती पर। अतुल जी, मैं एक पॉइंट बीच में कहना चाह रहा था, सॉरी बीच में। सीमा जी ने लिखा है वो दूसरे वेबिनार में जाना है, तो एक बार उनका इंट्रोडक्शन हो जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है जी, चीमा जी का भी फिर ना। हाँ जी, तो चीमा जी करीब 2 मिनट में जाएंगे। सो हमारे बीच में मौजूद हैं श्री हरजिंदर सिंह चीमा। ये चीमा बॉयलर्स नाम की एक कंपनी है जिसके चेयरमैन है। चीमा बॉयलर्स हिंदुस्तान की चौथी सबसे बड़ी बॉयलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इन्होंने पहले थर्मैक्स में काम किया काफी समय तक, जो कि हिंदुस्तान की नामचीन बॉयलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और उसके बाद में इन्होंने ठान लिया कि जी इन्होंने स्वयं उस बिजनेस में जाना है और आज ये मुकाम पाया है। तो चीमा जी आप प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। हाँ, मेरा नाम एच.एस. चीमा है सर। मैंने ना एक्चुअली 10,000 से बिजनेस शुरू करी हुई है नौकरी छोड़ के। तो मेरा ये टारगेट है लाइफ का कि मैंने 1000 बंदे को एंटरप्रेन्योर बनाना है। तो उसके लिए मेरे को आप सबका सहयोग चाहिए, क्योंकि एंटरप्रेन्योर ही अपने भारत देश को बचा सकता है। सर ऐसे ना बोलो, आप क्या कहते हो 1000 लोगों का दिमाग खराब करना है। हाँ जी, दिमाग खराब करना है 1000 आदमी का। हाँ तो जी। मुझे आप सबका सहयोग चाहिए उसमें, ताकि जो जिसमें भी थोड़ी बहुत करंट हो उसको आप हमें भेजिए, माचिस हम उसमें खुद लगा। और ये भारत को बहुत जरूरी है, हर बंदे को एंटरप्रेन्योर बनना ही पड़ेगा। नौकरी कहाँ तक मिलेगी? अरे नौकरी देने वाले बनो, नौकरी करने वाले क्यों बनना है? बिल्कुल जी। और चीमा जी चंडीगढ़ में बेस हैं और CII के उस क्षेत्र के अध्यक्ष भी हैं। थैंक यू चीमा जी। दिनेश जी। जी धन्यवाद। अतुल जी धन्यवाद। मैं दिनेश लाकड़ा लुधियाना में बेस्ड हूँ। लघु उद्योग भारती का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते जिम्मेवारी है, और मेरे पास लघु उद्योग भारती के ही माध्यम से मेरा जो हौजरी और टेक्सटाइल का व्यवसाय है, उसी के नाते मेरे को अखिल भारतीय लेवल पे जो लघु उद्योग भारती को विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है। मैं जो तोषनीवाल जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और जनक भाटिया जी ने भी जो कुछ लघु उद्योग भारती के बारे में बताया, मैं आपको 2-4 पॉइंट उसमें ऐड करने चाहता हूँ। प्लीज। हमारी लघु उद्योग भारती की स्थापना जब से हुई, इसके अंदर हम लोगों ने सब एक यही लेके चले कि उद्योगों की सहायता कैसे हो, उद्योगों का जो काम हो रहा है उनकी आने वाली समस्याओं को कैसे कैसे कम किया जाए। तो समय समय पे जो समस्याएं आती रही, उन समस्याओं का निदान होने के लिए, जैसे तोषनीवाल जी ने भी आपको जानकारी दी कि लघु उद्योग भारती ने के प्रयासों से हमारा मिनिस्ट्री ऑफ MSME बना। तो उसके चलते हुए जब टेक्सटाइल उद्योग में उसके बाद टेक्सटाइल अपग्रेडेशन फंड की स्थापना हुई, उसके अंदर लघु उद्योग भारती का बहुत बड़ा योगदान रहा। उसके चलते हुए जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ही आते हुए लोगों को, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लोग थे, उन लोगों को उसका वितरण, जो पैसा था वो मिल नहीं पाता था, जो सब्सिडी के रूप में आना था, उसकी नोडल एजेंसीज बना दी गई, सिडबी को उसके नोडल एजेंसी बनाया। तो इस तरह के काम जो थे वो लघु उद्योग भारती। एक मिनट, हमारा समय 10:30 बजे तक था, तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि जी हम करीब 15 मिनट एक्सटेंड करेंगे, तो आप सब लोग प्लीज यहीं रहें। हाँ जी सर, प्लीज दिनेश जी। जी, लघु उद्योग भारती के प्रयासों से उस समय पार्लियामेंट्री कमेटी को रिप्रेजेंट करते हुए हमने ये किया कि जो टेक्सटाइल अपग्रेडेशन फंड की सब्सिडी है, उसके लिए सरलीकरण करते हुए उसको डायरेक्ट बैंकों द्वारा करवाया जाए। इसके लिए सब बहुत प्रयास किए गए, और ये करके किया गया कि जो आज
जो प्रणाली आप देख रहे हैं कि जो टेक्सटाइल अपग्रेडेशन फंड की डिस्ट्रीब्यूशन होती थी वो आज बैंकों के द्वारा खुद करके और उसका पैसा मिलता है। तो ये प्रणाली की शुरुआत करवाने का भी लघु उद्योग भारती का ही बहुत बड़ा प्रयास रहा। इसी तरह करते करते हमारे लघु उद्योग भारती में हम लोगों ने हर इंडस्ट्री के सेगमेंट को, कि जैसे पहले था कि सारी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में लघु उद्योगों की सुनवाई नहीं थी, तो एक लघु उद्योग मंत्रालय बना। आज लघु उद्योगों में भी हम सब जो बैठे हुए बंधु हैं, आज सबका अपना अपना अलग अलग व्यवसाय है। कोई फार्मा से है, कोई टेक्सटाइल से है, कोई लाइट इंजीनियरिंग से है, कोई ग्राम शिल्पी के द्वारा करता है। तो इन लोगों के प्रकोष्ठ भी हमने लघु उद्योग भारती के अंदर स्थापित किए कि उन लोगों की जो समस्याएं हैं वो आपस में एक पर्टिकुलर सिस्टम में होकर के अपनी समस्याओं का निदान आपस में बैठ करके बातचीत करके कर सके। तो इसका काम किया गया। इसी तरह चलते चलते हमारे सर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अभी जो हम बात कर रहे हैं ये हम बात कर रहे हैं 20,000 फीट ओवरव्यू या 10,000 फीट ओवरव्यू, लेकिन टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री की ग्राउंड रियलिटी ये है कि आप लुधियाना में बैठे हैं। लुधियाना हिंदुस्तान का मैनचेस्टर हुआ करता था। मेरा एक दोस्त है ऋषि सचदेव, लुधियाना में है। पहले उसकी अपनी फैक्ट्री हुआ करती थी, आज की डेट में वो गोदाम है जहां पर वो बाहर से माल आता है और वो बेचता है। नो, ये जो है ये बहुत ही गंभीर समस्या है कि आज बांग्लादेश जो है वो हिंदुस्तान से ज्यादा बेहतर है ग्लोबल मार्केट में। जो तो उसमें के लिए हम क्या कर रहे हैं? जी, आप जो इस बात पे पॉइंट लाना चाह रहे हैं, मैं आपको टेक्सटाइल की ही हमने पिछले कई सालों से करते हुए सरकार को इस बात पे बाध्य किया है। अभी हमारी पिछले 2 महीनों में ही लगभग मीटिंगें हो रही हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के पास। हमने जो अपने पत्रक दिए हैं उसके अंदर ये प्रमुख रूप से दिया है कि हमारे देश के अंदर जो रॉ मटेरियल की एक्सपोर्ट है वो बंद की जाए और हमारे देश के अंदर जो फिनिश प्रोडक्ट आ रहा है इंपोर्ट उसको बंद किया जाए। और जबकि होना ये रिवर्स चाहिए कि हमारे यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है वो आए और उत्पादकता बढ़ पाए, हमारे देश की फिनिश प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो पाए, जबकि हो उल्टा रहा है। जो आप कह रहे हैं इसके जो हमारे इतने सालों से लोगों की विरासत जिस तरह की चलती आई, एक सिस्टम समाज का बन गया था, जो नीतियां बनती रही सरकारों द्वारा, उसका ये एक्सप्लॉयटेशन ही बोलूंगा कि करते हुए उद्यमियों ने सरलीकरण या अपने एक इजी वे समझते हुए कि माल बनाने की बजाय माल इंपोर्ट कर लेना बेहतर समझा, उसको अंडर इनवॉइस करवाना या वो करवाना। वो हमारे ही भाई बंधु हैं जो यही सब कामों में संलिप्त रहते थे। उन चीजों के बारे में सरकार को जानकारी देना और आज अपने लोगों को सही जानकारी मिल पाए, लघु उद्योग भारती इसका ही प्रयास करते हुए कार्य कर रही है। आज जिस तरह जनक जी ने भी आपको बताया कि हमारे पास नोएडा के अंदर जिस तरह सरकार ने हमसे मांगा कि हम हमारे को गाइड करिए कि क्या किया जाए, तो हम लोगों ने उनको गाइड किया कि यहाँ पे जो छोटे छोटे उत्पादक हैं, जो दिल्ली के अंदर आज इंडस्ट्री की मुसीबत बनी हुई है कि इंडस्ट्री को निकाला जा रहा है और वहां पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग बैठ करके काम कर रहे हैं, उन लोगों को स्थापित किया जाए, उन लोगों को सुविधाएं दी जाए, जिसके अंतर्गत यूपी गवर्नमेंट ने भी अब जो नोएडा एरिया है गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने डिक्लेयर किया है कि हौजरी और टेक्सटाइल उसके लिए। तो इस तरह के काम करवाने और वहां पे लघु उद्योग भारती के प्रयासों से ये हुआ कि छोटे छोटे लोगों का एक टेक्सटाइल पार्क के रूप में किया जाए, तो वहां पे लोग आए और हम सब लोग संगठित होकर के आपस में इस काम को आगे बढ़ाएं। और इसी में करते हुए हमारे ही सारे लघु उद्योग भारती के प्रयासों से, जैसे ESIC डिपार्टमेंट है उसके अंदर भी मेरे पास जिम्मेवारी है एज ए मेंबर बोर्ड, और प्रयास करते हुए जो 6.5% ESIC कंट्रीब्यूशन हमारे को देना पड़ता था, आज लघु उद्योगों में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन दोनों लगभग एम्प्लॉय ही दे रहे थे, उसका भी सरलीकरण कराते हुए 4% पे आज करवाया, वो भी लघु उद्योग भारती के ही प्रयासों से करके हुआ। और ये आज जो
6.5% से 4% कंट्रीब्यूशन रह गया। तो ये टेक्सटाइल ही खाली एरिया नहीं, मेरे पास जो जिम्मेदारी है वो अखिल भारतीय लेवल पे उपाध्यक्ष की भी जिम्मेदारी है। आज संगठन के माध्यम से भी काम करना है। और आपके पास अतुल जी, जैसा आपने बहुत अच्छा ये लेकर के चल रहे हैं कि ई ग्रोथ, तो जो बिंदु रह गए हैं हमारे आपस के उद्योगों में काम करते हुए, हम उन बिंदुओं के साथ आपस में जुड़ें, हमारे संगठन को जोड़ें। संगठन में ही शक्ति है। आज सरकारों के पास, चाहे वो राज्य की सरकारें हैं या केंद्र की सरकार है, उनके पास जब हम ऑर्गेनाइज हो करके एक संगठन रूप में अपनी बात रखेंगे तो हमेशा उसका ही प्रभाव है। और संगठन में शक्ति है, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं, मेरे से बहुत बड़े ज्ञाता और सब लोग बैठे हैं। संगठन की शक्ति से काम होगा। हम सब लोग जो जैसा चाहेंगे वैसा करवाएंगे। लघु उद्योग भारती भी लघु उद्योगों के हित के लिए काम कर रही है और ये करती रहेगी, ऐसा ही मेरा प्रयास है और यही मेरी कामना है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, थैंक यू जी। धन्यवाद दिनेश जी। मैं बीच में इंटरप्ट करूंगा अतुल जी। हमारे साथ हमारी एक बहन अंजू बजाज जी जुड़ी है। आप भी लघु उद्योग भारती की राष्ट्रीय सचिव हैं। मैं आप सभी की तरफ से उनका स्वागत करता हूं। अंजू जी नमस्कार। नमस्कार भाटिया जी, नमस्कार टू एवरीबॉडी। नमस्कार जी। जी एक बार अपना परिचय दे दें अंजू जी। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस यू आर ऑडिबल। आपके काम वाम के बारे में थोड़ा सा मुझे कम पता है क्योंकि आप चाय वाय नहीं पिलाती हैं, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा थोड़ा सा आप अपना बिजनेस के बारे में बताएं। मैं अंजू बजाज जी, मेरी एक छोटी सी इंडस्ट्री है भादुगढ़ में, हरियाणा में, और हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं पीवीसी कंड्यूट्स और फिटिंग, सप्लाई पब्लिक सेक्टर मोस्टली। और पिछले 30 साल से मैं ये इंडस्ट्री रन कर रही हूँ महिला उद्यमी निधि के स्कीम के अंदर। और लघु उद्योग भारती से मैं इंसेप्शन से जुड़ी हुई हूँ और आई एम द नेशनल सेक्रेटरी फॉर लघु उद्योग भारती, और स्किल डेवलपमेंट सेल जो है मैं वो देख रही हूँ। अभी जो नई स्कीम्स स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने जो अनाउंस की हैं उसके लिए लघु उद्योग भारती के लिए भी लुकिंग फॉरवर्ड के भी हम लोग उसको अडॉप्ट करेंगे। 2 अक्टूबर को नई स्कीम्स आ रही हैं स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की। तो ये छोटा सा मेरा परिचय। और मैं पीएचडी सीसीआई और संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन स्मॉल माइक्रो मीडियम इंडस्ट्रीज की मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ फिलहाल। थैंक यू। Fantastic, ma'am. And we'll be glad to work more closely with you and support you in your endeavors. Sure, sir. Sure. Thank you so much. Thanks. हाँ जी जनक जी। अतुल जी, जैसा अभी दिनेश जी ने कहा है और अंजू जी भी जानती हैं, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं, संपत जी भी मेरे साथ गए थे। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि नोएडा में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है जेवर पर। हम 2 साल पहले उनको मिलने गए तो हमें पता लगा कि उस जमीन को एयरपोर्ट के पास की वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को देना चाहते हैं। राइट। तो हमने इस बात को शुरू किया कि आप बड़ी इंडस्ट्री को देंगे तो उतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं आएगी, आप छोटी इंडस्ट्री को दीजिए। और 2 साल लगातार हम उस पर प्रयास करते रहे। पिछले हमारे रजत जयंती वर्ष पे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए और वहां उन्होंने ये घोषणा की कि ठीक है हम एमएसएमई वालों को भी कुछ जमीन दें। वो प्रयास इतना बढ़ा आगे कि उन्होंने एमएसएमई के लिए पहले एक पार्क बनाया, उस पार्क की सफलता हुई तो अपैरल पार्क बनाया, अपैरल पार्क की सफलता हुई तो अब वो हैंडीक्राफ्ट पार्क बना रहे हैं, और उसके साथ साथ अभी पिछले महीने उन्होंने वहाँ टॉय पार्क के लिए भी जमीन दी। ये सब एमएसएमई में आते हैं, छोटे उद्योगों में। ठीक है जी। आप देखिए कि अगले 3-4 साल 5 साल में जब वो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा और वहाँ छोटे उद्योग अपना उत्पादन करेंगे और वो इंटरनेशनल लेवल पे उनकी एक्सेस होगी, तो कितना देश में जीडीपी में ग्रोथ आएगा, कितने लोगों को जॉब मिलेगी। और ये सब लघु उद्योग भारती का अपना एक प्रयास था। तो उस प्रयास से हम आगे बढ़े और आज हम सभी लोग उसमें उपस्थित है। अब मैं आगे आपको देता हूँ, आप कोई प्रश्न करना चाहता है तो कर सकता है। या तो सबसे पहले मैं अश्विनी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जी उनके साथ
एक कन्वर्सेशन हुई, उसके बाद में जनक जी आपसे बात हुई और हम ये पैनल जो है संगठित कर पाए। और डेफिनेटली a big thank you to Baldev bhai and लाकरा जी and तोष्णीवाल जी कि आप लोगों ने अपना समय निकाला। एंड उसके अलावा बाकी सारे के सारे लोग जिन्होंने अपना समय निकाला ये सुनने के लिए, और मींस जिनको शायद कुछ बोलने का समय भी नहीं मिला। तो so thank you for this informative session, and it has definitely brought a lot of inquisitiveness, if I would say. तो अभी हम ओपन करते हैं क्वेश्चंस के लिए। तो जो भी क्वेश्चन करना चाहेगा प्लीज अपना हैंड रेज करें तो आपको अनम्यूट किया जाएगा, और उसके बाद में आप प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस करें और उसके बाद में अपना क्वेश्चन पूछें, और प्लीज उसको संक्षिप्त रखें। जितना छोटा रखेंगे उतना अच्छा रहेगा और उतना ही प्रॉपर उसका आंसर मिल पाएगा। और ये भी प्लीज शेयर कर दीजिएगा किसके लिए क्वेश्चन, अगर किसी स्पेसिफिक के लिए है तो। श्रीपद जी ने हाथ उठाया है। हाँ जी, श्रीपद जी प्लीज। हाँ, मेरा पहला सवाल ये है कि ये सब महानुभावों के नंबर्स अगर मिले तो 1-to-1 करने की कोशिश करेंगे। तो उनके नंबर्स अगर उन्होंने चैट बॉक्स में डाले तो अच्छी बात होगी। माई सेल्फ श्रीपद कुलकर्णी, मैंने अपना परिचय दिया है। संपत जी मेरे सवाल को जवाब दे रहे थे, जो इनके भाषण के दौरान थोड़ा सा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए आंसर मिला है। तो बलदेव जी और संपत जी, मैं यही बोलना चाहता हूं कि जो अभी क्या हुआ है, जैसे दारिद्र्य रेखा ऊपर उठने लगी है, दारिद्र्य रेखा हटाने की कोशिश नहीं हो रही है, दारिद्र्य रेखा ऊपर जा रही है, और जो यस्टरडे अच्छे थे वो खराब स्थिति में जा रहे हैं। तो ये सूक्ष्म में, ये सिर्फ टर्नओवर बढ़ाना, कुछ लघु में थे उनको सूक्ष्म में डालना है। और ये लॉबी बहुत बढ़िया काम कर रही है, सब गवर्नमेंट की फैसिलिटीज एंजॉय कर रही है जो अच्छे साइज में है। सूक्ष्म के लिए कुछ नहीं हो रहा है, सूक्ष्म तक पहुंचना नहीं रहा है। तो ये विंडो सिस्टम किया जाए, रजिस्ट्रेशन के दौरान उसने रजिस्टर किया है, जैसे पीएफ में इतना अनक्लेम्ड पैसा पड़ा है, जैसे ईएसआई में इतना पैसा पड़ा है, लोगों को उतनी सुविधाएं नहीं मिलती है। तो जिन्होंने बिजनेस चालू किया है, रिकॉर्ड है। आपका क्वेश्चन क्या है? हाँ, वही बोल रहा हूं मैं कि सिंगल विंडो सिस्टम पे कोई एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बिजनेस चालू किया है तो पैनल से हमारा सब्सिडी मिलनी चाहिए। ठीक है, पैनल से हमारा क्वेश्चन है कि जी इसके ऊपर सिंगल विंडो के ऊपर कुछ काम चल रहा है, या आपका क्या मानना उसके ऊपर? अतुल जी, मैं एक बात बताना चाहूंगा। हाँ जी प्लीज। लघु उद्योग भारती ने तो सिंगल विंडो सिस्टम से भी आगे बढ़कर के सरकार को एक सुझाव दिया है। हाँ जी। हमारा ये कहना है कि उद्योग से जुड़े हुए जितने भी विषय है, रजिस्ट्रेशन, उसके बाद में लैंड, फाइनेंस, लेबर, ऑल सॉर्ट ऑफ इश्यूज, ये सब एक डिपार्टमेंट इसको हैंडल करे। और वो डिपार्टमेंट या वो सेल जो है वो एमएसएमई डिपार्टमेंट के अंतर्गत आए। आज क्या होता है कि जिसको हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू बिजनेस से होती है संबंधित। उसमें एक नए व्यक्ति जो एक टेक्निकल व्यक्ति है, या जो इन चीजों से, इन सारे डिपार्टमेंट्स की उससे परिचित नहीं है, उसका बहुत सारा समय तो इसी में निकल जाता है। हम कहते हैं कि व्यक्ति रजिस्ट्रेशन कराए, उसके बाद में उसने अपना मैनिफेस्ट कर दिया कि मैं ये चीज इस स्तर पे बनाना चाहता हूं, उसके बाद में उससे संबंधित सारी चीजों की ऑटोमेटिकली वो डिपार्टमेंट उसको कैटर करे और वो उसको सर्विस बताए कि आपको अब ये करना है, अब ये करना है, और वो सारी सर्विसेज एक टाइम बाउंड फ्रेम के अंतर्गत हो। ये लघु उद्योग भारती ने सुझाव दिया है, क्योंकि सिंगल विंडो सिस्टम भी इतना प्रभावी नहीं हो पाया, इसलिए क्योंकि वो चलता था अपने जिला उद्योग केंद्र के तहत। तो ये उससे आगे बढ़कर सुझाव दिया है कि एक सारा एक इंटीग्रेटेड सेटअप कायम किया जाए। सरकार इस पर विचार कर रही है।
बहुत बढ़िया जी, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। मंजुला जी ने हाथ रेज किया है। जी, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। यहाँ पे हमारे बहुत सीनियर्स हैं आज के पैनल में। तो मंजुला जी, आप प्लीज इंट्रोड्यूस भी करेंगे अपने आप को। आप जो हैं, आप नोएडा प्रदेश के अध्यक्ष हैं ना जी? जी, मैं यहाँ गौतम बुद्ध नगर की जिलाध्यक्ष हूँ और मेरा लेबल और होलोग्राम मैन्युफैक्चरिंग का अपना नोएडा में काम है। मेरा ये क्वेश्चन है पैनल से कि अभी पीछे जब हमारी एमएसएमई डेफिनेशन की चेंज हुई है, उसके बाद ये मीडिया में रिपोर्ट्स आई हैं कि जो जीएसटी पोर्टल से और इनकम टैक्स के पोर्टल से जो लोग क्वालिफाई कर रहे हैं एमएसएमई में, उसकी जो डेटा आई है उसमें यह है कि 99% जो इंडिया की इंडस्ट्रीज हैं वो एमएसएमई हो गई हैं। अब जो है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपको ये नहीं लग रहा है कि अब एमएसएमई एक्ट डाइल्यूट हो जाएगी? जब 99% इंडस्ट्रीज एमएसएमई में आ गई हैं, तो एमएसएमई के जितने भी बेनिफिट्स हैं सब डाइल्यूट होते हुए नहीं दिख रही? हाँ जी, इसका जवाब कौन देंगे? कोई भी जो भी लेना चाहे। अरे जी, हाँ जी, आप प्लीज जवाब देंगे इसका। हाँ जी मंजुला मैडम, उसके लिए अपन ने है ना बहुत 5-6 साल से अपन विरोध कर रहे थे। ये एमएसएमई की डेफिनेशन के लिए कब से ही लोकसभा में भी प्रस्ताव मंजूर हुआ था, फिर भी लघु उद्योग भारती ने रुकवा दिया था। लेकिन ये जब एक पैकेज बाहर पड़ा, उसी टाइम ही ये डेफिनेशन चेंज हो गया है। लेकिन उसके लिए भी अपन ने बहुत विरोध किया है, बहुत अपोज किया है उसका, और ऐसा भी लिखा है कि भाई वैसा है तो आप मीडियम को उसके साथ ले जाओ। लेकिन क्या है कि आज मीडियम में भी 50 करोड़ तक तो बहुत सी बड़ी इंडस्ट्री थी, वो भी मीडियम में एमएसएमई में आ गई है। तो उसका तो अपन ने विरोध तो किया है फिर भी, और उसके लिए भी आज एमएसएमई में मीडियम में बहुत है, लेकिन माइक्रो और स्मॉल के लिए कुछ रिजर्व रहे 20%, 25% या 50%, क्योंकि सब पूरा लाभ मीडियम ले जावे, वैसा भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए ये सब अलग अलग चीज सरकार को बताई है, उसके ऊपर काम भी चल रहा है कुछ। सब मैंने जो मीडिया में मैंने पढ़ा है न्यूज वगैरह, उसमें ये आई थी कि मिनिस्ट्री भी सरप्राइज हो गई है। ये होमवर्क मिनिस्ट्री ने भी नहीं की और वो भी बड़े शॉक में है कि ये इतनी ज्यादा, मतलब 99% इंडस्ट्रीज एमएसएमई में कवर्ड हो गई है इस डेफिनेशन चेंज में। और यदि ये बात सच है तो ये तो बहुत ही फिर बहुत दुख की बात है कि ये बात पूर्णतः सत्य है, प्रिपरेशन भी नहीं हुई है। वही मैं बोला सर जी कि दारिद्र्य रेखा ऊपर उठाई गई है और सबने अपने आप को गरीब साबित किया है सब्सिडीज के लिए। ये लॉबिंग हो रही है। ये जो मीडियम वाले हैं सही में लाभ वाले हैं, ये सही में लाभ वाले हैं। कुलकर्णी जी वापस आते हैं आपके पास। पहले मैं विजय गोयल तोसनीवाल जी से एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। वर्तमान में जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जीएसटी और इनकम टैक्स की रिटर्न्स और उनकी ऑडिट रिपोर्ट्स वगैरह हमें जो है अलग अलग सबमिट करनी होती है। कंप्लायंस बर्डन और कॉस्ट को कम करने के लिए इनको कॉमन क्यों नहीं किया जा सकता? अगर उसमें जीएसटी के जो है एनेक्शल इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के पार्ट बना दिए जाए तो काफी हद तक हमारा कंप्लायंस बर्डन और कॉस्ट कम हो जाएगी। उनका क्या व्यू? देखिए, ये बात पहले भी आई है, तब ये कहा गया सरकार की तरफ से कि एक डायरेक्ट टैक्स है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है, इन दोनों का प्रशासन अलग अलग है। लेकिन अब ये बात हम सब देख रहे हैं कि इन दोनों का प्रशासन नजदीक आ रहा है और जो आप चाह रहे हैं वो मुझे लगता है बहुत जल्द हो जाएगा, क्योंकि अब जो नई संस्था बनी है उसमें दोनों का नाम शामिल है और ऐसे सुझाव पहले भी आते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार इस दिशा की ओर बढ़ रही है। थैंक यू। धुरेंद्र गोयल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। मैं धुरेंद्र गोयल
गाजियाबाद से। मेरा पहली प्रॉब्लम ये है कि जब हम इंडस्ट्री के लिए बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके बिल पर 18% जीएसटी लगता है। उस जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलता है और ये बहुत भारी लगता है। और कोई भी इंडस्ट्री वाला बिल्डिंग बनाता है 5 करोड़ खर्च करेगा, 2 करोड़ दिखाएगा, मजबूरी है, क्योंकि इतना टैक्स कौन देगा। तो टैक्स का क्रेडिट मिलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हम बिजनेस के लिए बना रहे हैं ना बिल्डिंग, तो बिल्डिंग को घर की तो बना नहीं रहे, तो उस पर क्रेडिट मिलना चाहिए। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो फायर डिपार्टमेंट है यूपी का, तो कम से कम मुझे पता है कि फायर डिपार्टमेंट में बहुत प्रॉब्लम है। एनओसी देने में बहुत ज्यादा वो खर्चा भी कराते हैं और करते भी नहीं है काम। फिर तो यहाँ पर हजारों इंडस्ट्रीज में से 2, 4, 5 इंडस्ट्रीज को एनओसी मिला है। सब चाहते हैं एनओसी लें, पर एनओसी मिल नहीं पाता है। उनके नॉर्म्स इतने गड़बड़ हैं, बहुत ज्यादा गड़बड़ हैं। यहाँ की लोकल एसोसिएशन में हमने इशू उठाया था, वो भी कह रहे हैं यहाँ नॉर्म्स उनके गलत हैं, उनके नॉर्म्स चेंज कराने हैं। तो लघु उद्योग भारती को भी अपने लेवल पे लेना चाहिए कि फायर डिपार्टमेंट ने जो नॉर्म्स रखे हुए हैं छोटी छोटी इंडस्ट्रीज के लिए वो चेंज हों, और जीएसटी का हमें क्रेडिट मिले, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का भी। मेरे 2 सुझाव या कहिए या मेरी रिक्वेस्ट कहिए, जो भी कहिए वो मैं रखना चाह रहा हूँ। धन्यवाद। इंडस्ट्रियल लैंड ऑल्सो, केवल बिल्डिंग नहीं, लैंड भी 18% जीएसटी लैंड पे भी लग रही है। इंडस्ट्रियल लैंड जीएसटी, जी 18% जीएसटी लैंड पे भी लग रही है, जो कि सेम लॉजिक गलत है। बिजनेस को उसकी इनपुट क्रेडिट नहीं मिल रही है, मिलनी चाहिए। ये रेजिडेंशियल तो है नहीं जी, गवर्नमेंट के स्टैंड। हाँ जी, तो इसके ऊपर कौन जवाब देंगे? बलदेव जी से मेरी एक विनंती है, लघु उद्योग भारती को का भी 3 डिवीजन किया जाए, 4 डिवीजन किया जाए, कि जो सही में लघु है, सूक्ष्म है, उनके लिए एक कमेटी बैठी जाए उसकी, और वो सिर्फ सूक्ष्म वालों के लिए काम करे, सिर्फ लघु वालों के लिए काम करे, सिर्फ मध्यम वालों के लिए काम करे, सिर्फ लार्ज वालों के लिए काम करे। क्यों, क्या होता है, आज जब बलदेव जी के पास कोई आता है 200 करोड़ टर्नओवर, वो भी अपने आप को लघु बताता है, और बलदेव जी को लगता है इसी को सब मदद करनी चाहिए, यही दुनिया चलाता है। पॉइंट वेल टेकन। पहले हम धीरेन्द्र गोयल जी वाला जो सवाल था उसका जवाब ले लें। अतुल जी, मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। हाँ जी, प्लीज। देखिए, जो जीएसटी के बारे में सवाल है, हाँ जी, सुझाव है, हाँ जी, ये जीएसटी काउंसिल का विषय है कि किन चीजों का इनपुट मिले बिजनेस में और किस पे नहीं मिले। उनको अलग अलग सेक्टर वाइज देखना होता है। जैसे मिसाल के तौर पर हमें व्हीकल्स का भी नहीं मिलता बिजनेस में, अब फर्म में कार लेते हैं उसका भी नहीं मिलता। तो उनको जो रियल एस्टेट के सेक्टर को देखते हुए उन्होंने शायद ऐसी व्यवस्था रखी है। तो मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि इसका पूरा इनपुट मिल जाए। प्रयास या तो ये होना चाहिए कि इसकी रेट कम की जाए या इसका आंशिक इनपुट मिले। तो अभी तो इस बारे में कुछ कहना जो है वो संभव नहीं है। दूसरा, जो उन भाई साहब का सवाल था, फायर एनओसी, वो यूपी के बारे में था, तो उसमें तो जनक जी ही ज्यादा बता सकते हैं यूपी के क्या नियम हैं। और अभी जो नायक श्रीपाद जी ने जो कहा कि अलग कर दिया जाए, तो ये सुझाव हम बहुत गंभीरता से सरकार को रख चुके हैं कि अब जो लघु और सूक्ष्म, माइक्रो और स्मॉल की मिनिस्ट्री को अलग कर दिया जाए और मीडियम इंडस्ट्री को आप बड़े उद्योगों के साथ कर दो। तो देखते हैं भविष्य में क्या होता है, लेकिन ये बात सरकार को अच्छी तरह से बताई जा चुकी है। मेरा इसके ऊपर मेरा एक सुझाव है कि अब हर चीज में एसोसिएशन जो है वो काम एक तो करना चाहिए भी नहीं और कर सकती भी नहीं है। तो मे बी इट विल मेक सेंस कि जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक एसोसिएशंस हैं उनके साथ में मिलकर काम किया जाए। फॉर एग्जांपल, जिस तरह अभी फायर की बात हुई, तो एक एसोसिएशन है जिसका नाम है फायर एंड सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसका काम केवल फायर से रिलेटेड लॉज के ऊपर काम करना है, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज और पूरे उस स्पेस में। तो उसके साथ अगर काम करेंगे तो उनका दिन भर का यही काम है, हर स्टेट में यूनिफॉर्म वो लॉज आए, यही काम है। तो मे बी दैट वुड बी हेल्पफुल। इसी प्रकार से अलग अलग एरियाज के जो एसोसिएशंस होंगी जिनके साथ में काम किया जा सकता है। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। ठीक है ना जी? या
लेकिन अतुल जी वो सब एक्चुअली तो उद्योग में ही आता है। फायर एंड सेफ्टी वो दोनों भी संभालना ही पड़ता है उद्योग को। नहीं, उद्योग को तो संभालना पड़ता है। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ एज उद्योग भारती, अब फायर के लिए आप एक आदमी रखो, अप्रैल के लिए एक और आदमी रखो, किसी और चीज के लिए और आदमी रखो, वो सब कुछ हर एक को पता होना भी मुश्किल है ना। नहीं अतुल जी, हमने है ना लघु उद्योग भारती में हर चीज के लिए उसके कोई ना कोई एक्सपर्ट रखे है। जीएसटी के लिए अलग है कोई, फाइनेंस के लिए अलग है, लेबर के लिए है, वैसे अलग अलग। ये हमारे 6 वाइस प्रेसिडेंट है ना, वो भी अलग अलग सब्जेक्ट ही संभालते हैं वैसे हर चीज के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति है ना हर चीज में वो नॉलेज वाला नहीं रहता है। बिल्कुल सही। बहुत से हमारा लेबर का काम रमाकांत भारद्वाज जी है चंडीगढ़ के, वो खास संभालते हैं। वैसे हमारे लाकड़ा जी अलग विषय संभालते हैं, दूसरे साउथ में बेंगलोर में है, वो भी अलग अलग चीज अलग अलग छापी हुई है। नहीं वो बिल्कुल सही है। मैं ये कह रहा हूं कि जी हर विषय, सपोज अगर हम अभी फायर की बात करते हैं तो फायर लघु उद्योग भारती भी जाकर वो रिप्रेजेंटेशन देगा। साथ में एक और एसोसिएशन है जो केवल फायर के ऊपर काम करती है। अगर वो साथ में जाकर काम करेंगे तो सरकार ज्यादा सुनेगी, है ना। जरूर। मैं ये सिर्फ यही कह रहा हूं कि जी कोलैबोरेशन एंड कमिंग टुगेदर हैज मच मोर वैल्यू, सिनर्जी ज्यादा है उसमें। बराबर। मैं ये नहीं कह रहा कि जी स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, उस स्ट्रक्चर को और सपोर्ट कैसे, स्ट्रेंथन कैसे करें, वो जरूरी है। अतुल जी वैसा ही होता भी है और हम कर भी रहे हैं। आपकी जानकारी हेतु बताता हूं, हमारे पंजाब से हैं विजय तलवाड़ जी, जो पंजाब रेगुलेटरी कमीशन में इलेक्ट्रिसिटी में काम कर रहे हैं। उनका पिछले 10 सालों से अखिल भारतीय लेवल पे भी जितने स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं उनके साथ वो काम कर रहे हैं, और उन्होंने डिफरेंट एसोसिएशंस जो देश भर में थी उनके साथ काम करके इलेक्ट्रिसिटी के मैटर्स के ऊपर विभिन्न स्टेटों के लॉ क्या क्या होने चाहिए, और आज गवर्नमेंट को ये बात सोचने पे मजबूर कर दिया लघु उद्योग भारती ने हमारे विजय तलवाड़ जी के कारण, वन नेशन वन इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि अब तक ये होता रहा इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस के कारण लोग इंडस्ट्री शिफ्ट कर लेते थे जिनकी पावर इंटेंसिव इंडस्ट्री थी, तो उस प्रयास पे भी हम लोग कार्यरत हैं। बिल्कुल, मींस इसका तो जीता जागता एग्जाम्पल है अपना गोविंदगढ़, मंडी गोविंदगढ़। वहां पर 600 फर्नेस होती थी, आज 125 पर उतर आई। बिल्कुल यही कारण था उसका। ठीक है जी। हाँ जी विजय जी, आप कुछ और पूछना चाह रहे हैं? सर मैं विजय गोयल, मैं तोषनीवाल जी से ये पूछना चाह रहा था कि लघु उद्योगों को जो सब्सिडी मिलती है, कैपिटल सब्सिडी, उसको इफेक्टिव रूप से वो मिल पाए तो क्या जिस डेट से उनका प्रोडक्शन होता है और जिस डेट तक डिस्बर्स होती है उस डेट को बैंक से लोन लिया हुआ है उस इंटरेस्ट के साथ उसको रिलीज की जाए, जिससे करप्शन भी कम होगा और सभी विभाग उसको टाइमली देने के लिए बाध्य होंगे। आपका क्या टेक है, क्या विचार है इस पर? विजय जी, वैसे तो अब देश में सब्सिडी, जो कैपिटल सब्सिडी किसी जमाने में हर स्टेट में अवेलेबल थी, विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में, अब तो वैसे वो बहुत ही नहीं के बराबर है। शायद ही इन्हीं स्टेट के कुछ क्षेत्रों में सीमित रह गई है। नई स्कीम कोई इधर में आई हो तो बात अलग है। तो सब्सिडीज का ज्यादा रोल वैसे रहा नहीं है, लेकिन आपका जो ये सुझाव है उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि उसको बैंकों के साथ में लोन में और इंटरेस्ट में मर्ज करने वाली बात है, ये सुझाव अच्छा है, ये सुझाव आगे दिया जा सकता है। ओके, थैंक यू। ठीक है जी। सो थैंक यू एवरीबॉडी, आप सब लोगों ने समय निकाला। अभी हम आधा घंटा ऊपर चले गए, तो इससे मतलब ये है कि जी जो कन्वर्सेशन थी काफी इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग थी। अभी भी 32 लोग इस कन्वर्सेशन पर हैं और फेसबुक पर कितने हैं वो मैं कह नहीं सकता। सो थैंक यू। अगले सप्ताह सैटरडे को सर जाते जाते एक 15 सेकंड दीजिए मुझे। मैं लघु उद्योग भारती के सब महानुभावों को प्रणाम करके एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर अपनी ताकत अच्छी है और अपन सरकार को सुझाव देते हैं
तो क्यों ना हम कोशिश करें कि ये वोकिल का अर्थ क्रांति इंप्लीमेंट करने के लिए कोशिश करें, ताकि एंटायर टैक्सेशन सिस्टम विल हैव रिवैम्प। ये अर्थ क्रांति का सुझाव अपने को बहुत ज्यादा राहत दे सकता है। और उस पे ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सर मेरी रिक्वेस्ट है लेट अस, कहीं पर हमें विराम देना होगा वरना हम बढ़ते रहेंगे। कुलकर्णी जी, आपको जिनका नंबर चाहिए होगा आप उनसे मुझसे ले लीजिएगा, या मैं आपको कनेक्ट करा दूंगा, एंड देन यू प्लीज टेक इट ऑफलाइन, चलेगा? मैंने लिख दिया है, चैट में नंबर लिख दिया है मेरा। ओके। हाँ जी, प्लीज इनका बलदेव भाई का प्लीज आप नंबर चैट से ले लीजिए, जो भी चाहे तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। सो बलदेव भाई, दिस इज अ रियली अ बोल्ड इनिशिएटिव। किसको 1 सेकंड चाहिए अभी? मैं राजेश बोल रहा हूँ। मैं हाँ जी राजेश, समय नहीं लूंगा मैं। हाँ जी, प्लीज छोटा सा देना चाहता हूँ प्लीज। हाँ जी। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बलदेव जी एवं सभी पदाधिकारियों को मेरा नमस्कार, और जो भी भाग ले रहे सभी को। मैं उस क्षेत्र से आता हूँ, लोग सांसद चुनते हैं, मैं सीधे प्रधानमंत्री हम लोग चुनते हैं। मैं काशी से हूँ, और मेरा एक सुझाव था कि एमएसएमई से जुड़े जितने भी नए जो भी आते हैं उद्यमी, उनको जानकारी नहीं होती कि एमएसएमई की योजनाएं क्या हैं, जिला उद्योग विभाग नहीं बताता। उसके लिए अगर हम लोग डीडी न्यूज जैसे चलता है, जिसमें जैसे डीडी किसान है, उसी चीज डीडी उद्योग अगर चलाया जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, जिससे सभी नए उद्यमियों को जानकारियां मिलेगी कि एमएसएमई की योजनाएं क्या है। जो जिसपे डिस्कशन हो रहा है कि जितनी प्रॉब्लम्स है वो सारी चीजें डिस्कशन वहां होंगी। तो छोटे छोटे गांव में जिस कुटीर उद्योग की बात हम करते हैं, जो छोटे छोटे उद्यमियों की बात करते हैं, उन सबको जानकारी होगी, और मेरा देश निश्चित तौर पर फिर से सोने की चिड़िया बनेगी। ये मेरा कहना है, और सभी को नमस्कार। बहुत ही बढ़िया सुझाव है। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए मैं एक ओपन ऑफर देता हूं कि आप सब लोग जो हैं, आप जो भी उद्योग रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो ई ग्रोथ के पोर्टल के ऊपर पब्लिश कर सकते हैं। मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप ई ग्रोथ को सब्सक्राइब करें। मात्र 1000 रुपया साल की सब्सक्रिप्शन है, जिसमें कि आप सारे के सारे मीन्स लघु उद्योग भारती के बाहर भी जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके साथ में आप कनेक्ट में आ सकते हैं। आप अपनी ब्लॉग्स पब्लिश कर सकते हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट्स ऑफर्स पब्लिश कर सकते हैं, आप अपने इवेंट्स लिस्ट कर सकते हैं, और बाकी सब की कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिल सकती हैं, और आप अपना नेटवर्क का विस्तार कर सकते हैं। सो थैंक यू राकेश जी फॉर शेयरिंग दिस। सो आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू। जनक जी, आप प्लीज कंक्लूड करेंगे आज का सेशन। धन्यवाद। मैं आज कार्यक्रम में उपस्थित सभी बंधुओं का सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने अपना समय दिया और उन्होंने इसमें सकारात्मक विचार विमर्श किया, और हमारे बीच में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बलदेव भाई प्रजापति, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री दिनेश लाल, हमारे राष्ट्रीय बलदेव भाई प्रजापति गुजरात के, जी, माननीय डायबिटिक दवा बनाते हैं और कैंसर की दवा बनाते हैं। संपत ऐसी भी दवा बनाते हैं जो पूरे विश्व में खाली यही बनाते ही। श्री संपत जी तोष्णीवाल और श्रीमती अंजू बजाज जी, ये सभी उपस्थित थे। आप सभी लघु उद्योग भारती से जुड़े, लघु उद्योग भारती के बारे में आपने जानकारी ली। हमें अपेक्षा है कि इससे आपको न केवल लघु उद्योग भारती के बारे में, केवल राष्ट्र को आवश्यकताओं की भी जानकारी मिली होगी, और लघु उद्योगों का महत्व क्या है इसके बारे में भी आप समझ रहे होंगे। इसके साथ ही मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, और हम प्रयास करें कि आपस में और अधिक जुड़े, नेटवर्किंग हो, एक दूसरे से बातचीत करके अपनी समस्याओं को भी और लघु उद्योगों में क्या किया जा सकता है उसके बारे में चर्चा जारी रहनी चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद।
सबको नमस्कार। नमस्कार नमस्कार अध्यक्ष जी। यस नमस्ते। नमस्कार, मैं रीता मित्तल। नमस्कार। नमस्कार बलदेव भाई। अतुल जी, आपकी हृदय से शुक्रिया। आप बहुत बड़े लोगों को हमारे सामने, मतलब हमको बड़े लोगों के सामने खड़ा किया है, तो अच्छे कनेक्ट कर रहे हैं आप। बलदेव जी को मिलना उतना आसान जरूर नहीं है, लेकिन आपके आसान है, बहुत आसान है, मिल सकते हैं। सर ऐसा है, पात्र का काम केवल परोसना है। हाँ। और मैं केवल पात्र का ही काम कर रहा हूँ। ठीक है जी, थैंक्स अ लॉट। चलो नमस्ते। थैंक यू। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, सबको बहुत बहुत धन्यवाद।